चैप्टर 11 उसे एक शिष्य के रूप में रखना। एक हल्की सी हवा ने उस आदमी के बालों को झकझोर दिया, जिससे वे धुंधले दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनमें एक चमक थी जिसने इसे और अधिक भयभीत कर दिया। किन्ना कांप उठे क्योंकि उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। माय लॉर्ड, हम आपसे विनती कर रहे हैं, कृपया मुस्कुराना बंद करें, यह आपके सामान्य व्यवहार की तरह नहीं है। दुनिया में जिसने भी तुम्हें नाराज किया है, उसे बुलाओ, हम वादा करते हैं कि हम उसे पीट पीट कर मार नहीं डालेंगे। और अभी तू लाओ महल के बाहर अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर खड़ा था, जल्दी जल्दी आगे पीछे चल रहा था, जब तक कि बुजुर्ग महल से बाहर नहीं आ गया। तू लाओ की आंखें चमक उठी, वो तेजी से उसके पास गया। ग्रैंड मास्टर, आप आखिरकार बाहर आ गए। ओह, ये तुम हो, तू लाओ। ग्रैंड मास्टर एक सम्मानित ग्रैंड सलाहकार भी थे। अपने इस दोस्त के प्रति मिलनसार और मिलनसार होने के अलावा वह अभी भी दूसरों की नजर में एक सर्वशक्तिमान व्यक्ति थे। आर्मेंट मास्टर असेंबली कैसी थी? बुजुर्ग का सवाल सुनकर तू लाओ को फीनिक्स लॉफ्ट का दृश्य याद आ गया। उसका वृद्ध चेहरा उत्साहित और लाल हो गया। सच कहा जाए, इस बूढ़े व्यक्ति को सभा के दौरान एक असाधारण प्रतिभा मिली। ओह, ऐसी कोई बात है? ग्रैंड मास्टर इसे गंभीरता से न लेते हुए हंसे। जिस शिष्य मुरोंग चांग फेंग को आपने स्वीकार किया है, उसकी प्रतिभा भी बहुत अच्छी है। यदि आप किसी अन्य शिष्य को स्वीकार करते हैं, तो आपका जीवन परिपूर्ण होगा। मेरे जैसा नहीं, मैं अभी भी बिना किसी शिष्य के अकेला हूँ। तू लाओ ने अपना हाथ लहराया। ग्रैंड मास्टर, मुझे अब और मत छेड़ो। ड्रैगन युद्ध साम्राज्य में कौन नहीं जानता कि आपके पास एक हास्यास्पद उच्च मानक है। यदि आप अपने मानकों को कम करेंगे, तो आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाले उन लोगों की संख्या से आपका दरवाजा टूट जाएगा जो आपका शिष्य बनना चाहते हैं। ग्रैंड मास्टर मुस्कुराए, फिर भी उनके दिल में मुस्कुराहट नहीं थी। वह सिर्फ शिष्टाचार दिखा रहा था। मुरोंग चांग फेंग जैसा शिष्य उसकी नजर में कुछ भी नहीं था। यह बस है। किसने कहा कि यदि वह अपना स्तर गिराएगा तो उसका दरवाजा तोड़ दिया जाएगा? हर दिन वह उस व्यक्ति का दरवाजा खटखटाता था, और फिर भी उस बदमाश में उसका शिष्य बनने की इच्छा का कोई संकेत नहीं था। अपने दांत पीसते हुए, जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता, उतना ही अधिक वह रोना चाहता था। नहीं, नहीं, यह वह नहीं है जो मैं कहना चाहता था। टू लाओ को अचानक वह कारण याद आया जिसके लिए वह यहाँ आया था। जैसे ही उसने एक काला कपड़ा निकाला, उसकी आवाज कांप रही थी। उस लड़की को इस हथियार को इकट्ठा करने में 1 घंटे से भी कम समय लगा। उसकी तुलना में मेरे शिष्य और उसके बीच जमीन आसमान का अंतर है। ग्रैंड मास्टर ने केवल अपनी आंखों से प्रकाश की एक चमक देखी। फिर जब उसकी नजर आखिरकार चमकते हथियार पर पड़ी, तो उसने तुरंत चाबुक पकड़ लिया और चौड़ी आंखों से तू लाओ की ओर देखा। जिस व्यक्ति का आपने उल्लेख किया था, वह अब कहाँ है? मैं भी नहीं जानता कि वह कहाँ है। तू लाओ ने पहले कभी ग्रैंडमास्टर को ऐसी अभिव्यक्ति करते नहीं देखा था। उसने गटक लिया और कहना जारी रखा, जब मैं वहां पहुंचा, तो वह पहले ही पैसे ले चुकी थी और चली गई थी। इससे ग्रैंडमास्टर का उत्साह कम नहीं हुआ। उसका नाम क्या है? वह कहाँ से आई थी? जब तू लाओ ने उसका प्रश्न सुना तो उसने अपना सिर अपनी हथेली से मारा। आह, मैं जल्दी में था और उसका नाम पूछना भी भूल गया। तू लाओ ने जोर से आह भरी। ग्रैंडमास्टर स्तब्ध रह गए और अपना सिर हिलाते हुए बुरी तरह मुस्कुराए। तू लाओ, तुम सबसे महत्वपूर्ण क्षण में इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? यहाँ तक कि अपने पुराने मित्र द्वारा उसे याद दिलाए बिना भी उसे इस बात का बहुत पछतावा था कि महल के चारों ओर घूमते समय अपनी मुट्ठी को बार बार अपनी हथेली पर मारते हुए उसे मरने जैसा महसूस होता था। ग्रैंडमास्टर की आंखें झुक गईं। पता नहीं चल रहा था कि वह तू लाओ से कुछ कह रहे थे, या बस अपने आप से ही बात कर रहे थे। 9 ट्यून्स सिल्वर स्नैक, उस बदमाश के अलावा जो इसे बना सकता है। अब किसी के लिए इतना सूक्ष्म दिमाग होना बहुत दुर्लभ है। यह बूढ़ा आदमी वास्तव में इस युवा लड़की से मिलना चाहता है, और उसे मेरा शिष्य बनने के लिए कहना चाहता है। क्या? तू लाओ ने अचानक ऊपर देखा और अपने सबसे अच्छे दोस्त की ओर घूरकर देखा। ग्रैंड मास्टर कौन थे? ड्रैगन युद्ध साम्राज्य में सबसे सम्मानित ग्रैंड सलाहकार। उन्होंने जो भी हथियार बनाए,
वो किसी भी सोने या चांदी से अधिक कीमती थे। यह वह था जिसे कोई भी कृषक प्राप्त करने का सपना देखता था। और फिर भी वह प्रतिबंधित था। आमतौर पर कोई भी उसके ठिकाने को नहीं जानता था, यहाँ तक कि सम्राट भी उसका कुछ नहीं कर सकता था। बड़ी संख्या में लोग ग्रैंडमास्टर को अपना स्वामी बनाना चाहते थे। नियमित नागरिकों से लेकर कुलीन कुलों के प्रतिष्ठित प्रतिभाशाली लोगों तक, कोई भी उनका पक्ष लेने की कोशिश में शानदार उपहार नहीं लाता था। फिर भी वे उसे व्यक्तिगत रूप से देख भी नहीं सके। यह सिर्फ 5 साल पहले की बात है। उन्होंने यहाँ तक कहा था, अपने पूरे जीवन में उनका केवल एक ही शिष्य होगा, और वह है बेली जियाजू। दुर्भाग्य से उसके बाद तीसरे राजकुमार ने अपनी गहन क्यूई खो दी। भले ही उसके पास अभी भी आभा थी, लेकिन यह सिर्फ दिखावे के लिए थी। स्वाभाविक रूप से बेली जियाजू के पास ग्रैंड मास्टर का शिष्य बनने का जीवन नहीं था, और अब उसने कहा कि वह फिर से एक शिष्य को स्वीकार करना चाहता है। मुझे आश्चर्य है कि अगर यह खबर बाहर चली गई, तो क्या इससे पूरी राजधानी को झटका लगेगा। धमाका। हेलियन वेई वेई ने एक गहरी सांस ली। डेंटियन से लेकर अपने अंगों तक अपने शिरोबिंदु में ऊर्जा का प्रवाह महसूस करते हुए उसने कुछ भी नहीं किया। तभी अचानक एक आकारहीन जेट काली गैस नदी के किनारे की चट्टान से टकराकर धूल में बदल गई। महिला, तुम्हारे शरीर का सारा जहर साफ हो गया है। युआन मिंग बुरी तरह मुस्कुराया। बाद में मैं उन सभी मेरिडियन को खोल दूंगा जो अवरुद्ध हो गए हैं। दर्द इससे 100 गुना अधिक दर्दनाक होगा। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप इसे झेल सकते हैं? यहाँ तक कहते कहते वह झिझका, अपने होंठ चाटे। तुम्हें पता है कि तुम दूसरा रास्ता चुन सकते हो। अगर तुम मुझे अपनी आत्मा देने को तैयार हो, तो तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे कर दूंगा। तुम्हें कष्ट सहने की क्या जरूरत है? हेलियन वेई वेई ने अपनी आस्तीनें ऊपर कर ली। उसके माथे पर पसीने की एक पतली परत के साथ चमक थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, युआन मिंग, अपना गुंडा लहजा दूर करो। मैंने तुमसे कहा था कि मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। मैं अपनी आत्मा कभी नहीं बेचूंगा। वैसे भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे व्यक्तिगत रूप से वह लौटाना होगा जो उन्होंने मेरे साथ किया है, और यह अब तक का सबसे अच्छा एहसास है। युआन मिंग स्तब्ध रह गया, अचानक मुस्कुराया। महिला, तुम बहुत दिलचस्प हो। वो कई मनुष्यों से मिला है। बहुत से लोग उसके प्रलोभन का सामना नहीं कर सकते हैं, और वे सभी उसके स्वादिष्ट भोजन बन जाते हैं। फिर भी यह महिला, हे, वो कुछ समय के लिए देखने लायक है। चूंकि आपने फैसला कर लिया है, तो मैं अब आपके मेरिडियन को अनब्लॉक करना शुरू कर दूंगा। युआन मिंग ने अपने होंठ ऊपर किए। हालांकि मैं दर्द के बारे में झूठ नहीं बोल रहा था। जैसे ही उसने अपना वाक्य पूरा किया, हेलियन वेई वेई को ऐसा महसूस हुआ मानो उसकी सभी मांसपेशियां किसी तेज चाकू से कट गई हों। उसे अपने पूरे शरीर में ठंडक महसूस हो रही थी। दर्द के कारण उसके होठों का रंग उड़ गया, और असहनीय दर्द के बावजूद उसने युआन मिंग को रुकने के लिए नहीं कहा, बल्कि अपनी मुठियां कसकर भींच ली, और सब कुछ सहते हुए उसने अपना चेहरा सिकोड़ लिया। अंततः जब पीड़ा समाप्त हो गई, तो उसे गर्मी की लहरें महसूस हुई। एक के बाद एक परतें उस पर छा गईं, और इससे उसे बहुत आरामदायक महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर एक विशाल गर्म बाथटब में डूबा हुआ था। यह इतना आरामदायक था कि उसने आराम किया। मेरे गुरु, बधाई हो, आप सफल हो गए। उसके पूरे शरीर के साथ छेड़छाड़ किए जाने के बाद उसने यह पहला वाक्य सुना था। वो अपने पूरे शरीर में अंतहीन शक्ति का संचार महसूस कर सकती थी। यह जटिल था, और फिर भी यह हर पल उसके शरीर में सुधार कर रहा था। यह एक जटिल लेकिन फिर से जीवंत करने वाली प्रक्रिया थी। उसके शरीर के चारों ओर एक सुनहरी रोशनी चमक रही थी। वह एक तारे की तरह लग रही थी जो जीवन के साथ फूटने वाला था। एक चकाचौंध रोशनी बिखेर रहा था। यह सब, उसके अलावा कोई भी इसे देखने में सक्षम नहीं था। चैप्टर 12, गोस्ट हाइनस इंटरेस्ट, भूत महामहिम की रुचि। क्योंकि जिस स्थान पर हेलियन वेई वेई वर्तमान में कल्टिवेशन कर रही थी, वो वही उपहार था जो युआन मिंग ने उसे तब दिया था जब वे पहली बार मिले थे। दिव्य सीमा, स्थानिक स्थान। यहाँ बिल्कुल भी शोर नहीं था। यह सब अवास्तविक था, बस नदी के बहने की शांतिपूर्ण ध्वनि और सुस्वादु हरी घास पर बहती हल्की हवा। कृषकों के लिए
परिवेश बहुत अनिवार्य था। आकाशीय सीमा स्थानिक स्थान पर प्रशिक्षण ऊंचे पहाड़ों पर प्रशिक्षण की तुलना में बहुत बेहतर था, और यह उसकी क्यूई को बढ़ाने में बहुत तेज था। एक कहावत थी कि आध्यात्मिक ऊर्जा क्यूई का पोषण करती है। स्वाभाविक रूप से हेलियन वेई वेई ने इस पर ध्यान दिया, अपनी आंखें मूंद ली और कुछ देर तक चिंतन किया। फिर उसने जमीन में एक मर रहा स्ट्रॉबेरी का पौधा लगाया। दरअसल वह तो बस प्रयोग कर रही थी, लेकिन तभी उसने आगे जो देखा, उससे वह हैरान रह गई। उसने देखा कि मुरझाया हुआ अंकुर बेतुके ढंग से ठीक हो रहा था, जैसे कि अंकुर किसी बहुत ही पौष्टिक चीज को अवशोषित कर रहा हो, क्योंकि उसके कमजोर कोमल हरे तने बढ़ने लगे और अपनी पत्तियां खोलने लगे। इसके अलावा पौधे में कुछ छोटे सफेद फूल भी उग आए। यहाँ तक कि किनारे पर खड़ा युआन मिंग भी हतप्रभ था। हालांकि वह जगह उसकी थी, उसे नहीं पता था कि उस जगह में इस तरह के गुण हैं। वह केवल इतना जानता था कि इससे यहाँ प्रशिक्षण लेने वाले लोगों को लाभ हो सकता है। यह नई खोज की अंतरिक्ष पौधों के साथ भी काम कर सकता है। हे भगवान, अब फल उग रहे हैं। युआन मिंग ने कुछ बार पलकें झपकाईं, उसके सिर के ऊपर के सफेद रोएंदार कान हिल गए। वहाँ बहुत सारी स्ट्रॉबेरी हैं। हेलियन वेई वेई ने काफी देर तक अपनी आंखें मूंद ली, अपनी ठुड्डी को रगड़ा, जैसे कि उसने कुछ अद्भुत सोचा हो। उसकी आंखें इतनी चमक उठी कि लोग डर गए। युआन मिंग कांप गया, उसके पास अपनी बाहों को रगड़ने का भी समय नहीं था। हेलियन वेई वेई ने पहले ही एक चांदी की चेटी निकाल ली और उसे जमीन में गाड़ दिया। उसने सचमुच इसे जमीन में गाड़ दिया। युआन मिंग ने अपनी चांदी की आंखें चौड़ी की। यह महिला क्या कर रही थी? हेलियन वेई वेई ने कुछ नहीं कहा, उसकी आंखें उस स्थान को ध्यान से देख रही थी जहां उसने पैसे गाड़े थे। 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीता, 3 मिनट भी नहीं बीते। हेलियन वेई वेई ने अप्रसन्नता से कहा, तो इससे पैसा नहीं बढ़ सकता? यह जगह आखिरकार इतनी खास नहीं है। युआन मिंग निःशब्द थे। कृपया मुझे बताएं, पैसा लगाने के लिए आकाशीय सीमा स्थानिक स्थान का उपयोग कौन करता है? हालांकि स्ट्रॉबेरी का स्वाद बहुत अच्छा है। वेई वेई ने एक स्ट्रॉबेरी उठाई और खा ली, जबकि उसने दूसरी स्ट्रॉबेरी युआन मिंग पर फेंक दी। युआन मिंग ने उससे इस बारे में बहस नहीं की कि उसने उसे कैसे खिलाया, जैसे कि वो एक कुत्ता था। उसके सफेद कान हिल रहे थे। उसने स्वाभाविक रूप से स्ट्रॉबेरी को अपने मुंह से पकड़ लिया, क्योंकि उसने अपने मुंह के अंदर ताज़ा स्ट्रॉबेरी के मीठे स्वाद का स्वाद चखा। ये स्ट्रॉबेरी बाहर से आने वाली स्ट्रॉबेरी से अलग लगती हैं। हेलियन वेई वेई की आंखें चमक उठी। जैसे ही उसने चतुराई से एक और स्ट्रॉबेरी उठाई, उसने देखा कि स्ट्रॉबेरी के चारों ओर एक आध्यात्मिक हवा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह खेती करने वालों के लिए फायदेमंद है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ जो फल उगते हैं, वे वास्तव में अद्वितीय हैं। इसका अस्तित्व स्नो लोट्स जैसा है। उनके साथ, भले ही वह व्हाइट अकादमी में जाती हो, और भले ही आकाशीय सीमा स्थानिक अंतरिक्ष में प्रशिक्षण लेना असुविधाजनक हो, फिर भी वह आधे प्रयास के साथ प्रशिक्षण ले सकती थी। वहीं एक अन्य स्थान पर जहां पूरे महल के ऊपर गुलाब की परतें उगी हुई थीं, उसे देखने पर यह 17वीं शताब्दी के पुराने महल जैसा लग रहा था। गुलाब की उन सभी परतों के नीचे कम महत्वपूर्ण लग्जरी चांदी के नक्काशीदार पत्थर के खंभे थे। स्तंभों को रणनीतिक रूप से 4 दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में रखा गया था, मानो पूरे महल को सहारा दे रहा हो। महल में मुख्य सीट पर एक आदमी इत्मीनान से अपनी तरफ लेटा हुआ था। एक शानदार काले वस्त्र पहने हुए था जो ढीले ढंग से बंधा हुआ था। उसके लंबे काले बाल थे। काले रंग की छाया मानो रात के अंधेरे में समा गई थी, क्योंकि वे लापरवाही से उसकी तरफ गिरे थे और उसकी परिभाषित विशेषताओं के साथ उसकी विषम हाथीदांत गोरी त्वचा थी। काली आस्तीन से ढकी उनकी लंबी उंगलियां, उनकी चीनी मिट्टी की त्वचा का केवल 1 इंच दिखा रही हैं, जिससे कोई भी मदद नहीं कर सकता, लेकिन और अधिक देखना चाहता है। वो अपनी स्थिति से सोता हुआ प्रतीत होता है। उसका एक हाथ आलस्य से उसके सिर को सहारा दे रहा है। उसका एक हाथ आर्मरेस्ट पर आराम कर रहा है। उसकी फीनिक्स आंखें बंद हैं। वो बहुत उदासीन दिखता है। जब कमरे में अचानक एक काली छाया दिखाई दी, तो उसने अपनी आंखें खोली। उनमें एक चमक थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह दुनिया की हर चीज के आर पार देख सकता है।
महामहिम, महायाजक अभी अभी बंद ध्यान से बाहर आए हैं। आपके और मिस हेलियन के बीच जो कुछ हुआ उसे सुनने के बाद वह बहुत, इसका वर्णन करने के लिए एक शब्द नहीं ढूंढ पा रहे थे। शैरो ने विषय बदल दिया, वह अभी इस दिशा में चल रहे हैं। आदमी ने अपनी बिल्ली जैसी आंखें मूंद ली, जिससे एक खतरनाक आभा निकल रही थी। हाँ, यह उसके और इस भगवान के बीच का मामला है। इस भगवान और उसके बीच क्या हो सकता है? शैडो को लगता है कि उसका मालिक भूल गया। उसने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, पिछली बार जब महामहिम जनरल के आवास से गुजरे थे और मिस हेलियन के बचाव में आए थे। बचाव। आदमी ने अपना आखिरी शब्द बढ़ाया। आदमी की आंखों में ठंडक सीधे छाया पर पड़ी। क्या आप इस भगवान को इस तथ्य की याद दिला रहे हैं कि एक लड़की ने मेरे साथ धोखा किया था? छाया का पूरा शरीर अकड़ गया। दर्द भरी आवाज निकली, अधीनस्थ, अधीनस्थ। आह जुए, आप हमारी युवा छाया को फिर से धमका रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अचानक महल का दरवाजा खुला और चमकदार लाल वस्त्र पहने एक आदमी अंदर आया। उसके होंठ एक उज्ज्वल मुस्कान में मुड़े हुए थे। प्राचीन लोमड़ी फर नेकलाइन के ऊपर एक ऐसा चेहरा था जो किसी भी जीवित चीज को मोहित कर सकता था। उसके शरीर पर पहना हुआ रक्त लाल वस्त्र आकर्षक नहीं था, लेकिन उसके पूरे शरीर को और भी आकर्षक बना दिया। उन्होंने बेली जिया जुए की ओर देखा, चिढ़ाते हुए कहा, मैंने सुना है कि तुम्हें एक दिलचस्प बिल्ली का बच्चा मिला है। बेली जिया जू ने आलस्य से अपना सिर उठाया, चेहरे के भाव में कोई बदलाव नहीं किया। अपनी उंगली पर काली जेड अंगूठी घुमाई, नौकरों को ठंडे स्वर में आदेश दिया, जाओ गर्म पानी तैयार करो। हाँ, छाया ने अपना सिर नीचे झुकाया और आदेश स्वीकार कर लिया। कुछ ही क्षणों में महल में चारों ओर भाप की एक मोटी परत तैर रही थी। विक्षिप्त और बेलगाम आदमी ने बिल्ली का बच्चा के विषय पर हार नहीं मानी। उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। बेतरतीब ढंग से उसने बेली जियाजू के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। मैंने यह भी सुना है कि छोटी बिल्ली के बच्चे ने आपका फायदा उठाया। यह सुनकर छाया ने गहरी सांस ली, किसी और कारण से नहीं, बल्कि इस आदमी की लापरवाही के कारण। बेली जिया जोए ठंडे स्वर में मुस्कुराए और अपना हाथ हटा दिया। एक रुमाल लिया और उस जगह को पोंछ दिया जहां उस आदमी ने छुआ था। उसके होंठ एक चाप की तरह मुड़ गए। नांगोंग ली, क्या आप अब अपना हाथ नहीं रखना चाहते? अरे, जल्दबाजी मत करो। महायाजक के रूप में मुझे राजकुमार के प्रेम जीवन के बारे में चिंता करनी है। नांगोंगली एक कदम पीछे हट गया। उसने अपनी बेगुनाही दिखाते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। उन्होंने बेली जियाजू के सुंदर चेहरे को देखा, साथ ही बागे की खूबसूरत नेकलाइन को भी देखा, जिसमें बहुत ही कम महत्वपूर्ण डिजाइन थे। उसकी आंखों के सामने वह आदमी बारीक नक्काशीदार जेड जैसा था। ज्यादातर समय उसकी अभिव्यक्ति उदासीनता की थी, यहाँ तक जब उसने अपनी क्यूई खो दी थी। फिर भी उसके पास अभी भी यह प्रभावशाली आभा है जैसे कि यह उसके जन्म के बाद से है। वह अभी भी अन्य राजकुमारों पर अत्याचार कर सकता है। बेली जियाजुए वास्तव में अंधेरे के लिए पैदा हुए व्यक्ति थे। यहाँ तक वह यह भी नहीं बता सका कि उसकी क्षमताएं क्या हैं। इसके अलावा अब तक वह यह पता लगाने में सक्षम नहीं था कि क्या बेली जियाजू ने वास्तव में अपनी क्यों खो दी है। चैप्टर 13 रेड फीनिक्स स्टार कौन है? हालांकि जो व्यक्ति आपके साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत करता है, वह दिलचस्प होना चाहिए, लेकिन आह नांगोंगली ने लापरवाही से जारी रखा, मैंने सुना है कि छोटी बिल्ली का बच्चा ग्रैंड एडवाइजर के निवास में पैदा हुआ था। बेली जियाजू ने मोटे तौर पर अपना लबादा उतार दिया। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी। क्या आप वास्तव में बंद दरवाजे के नीचे ध्यान कर रहे हैं या अफवाहें इकट्ठा कर रहे हैं? मैं सब कुछ जानता हूँ, भले ही मैं एक छोटी सी जगह में बैठा हो। नांगोंगली ने किसी भी जीवित चीज को मंत्रमुग्ध करते हुए अपनी बाईं आंख झपकाई। इसके अलावा जब मैं ऊब जाऊंगा, तो मैं तुम्हारे जीवन को दिव्य बना दूंगा। बेली जिया जुए ने अपने बगल में रखा शराब का कप उठाया और लापरवाही से उसे घुमाया। उसका सुंदर चेहरा भावहीन था। यदि आप रेड फीनिक्स स्टार के आंदोलन के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अभी जा सकते हैं। हाँ, मुझे पता है कि वो बूढ़ा आदमी आपको इसके बारे में बताएगा, लेकिन जो उसने शायद आपको नहीं बताया वह है
नांगोंगली ने अचानक अपनी आवाज धीमी कर दी। वह छोटा बिल्ली का बच्चा जिसने आपको आकर्षित किया वह रेड फीनिक्स स्टार हो सकता है। बेली जियाजू के हाथ रुके, घूमे, शालीनता से लोट्स लकड़ी के बाथटब की ओर चले, उसे एक मरे हुए चेहरे से देखा, चेतावनी भरे लहजे में, बेहतर होगा कि आप कुछ न करें। नांगोंगली शान से खड़ा हुआ, किनारे पर लगी कुर्सी पर बैठ गया, उनींदापन से जम्हाई ली, आलस्य से कहा, आह जू, मुझे मत बताओ कि तुम उसे जाने दोगे। उसे जाने दो, तुम क्या बेवकूफी भरी बातें कह रहे हो। जिया जू ने अपनी लंबी टांगे फैलाकर चंदन की मेज पर टिका दी। उसने अपना लबादा एक तरफ फेंकते हुए हाथ बढ़ाया, काले बालों का एक गुच्छा उसकी आंखों के सामने अनियंत्रित रूप से लटक रहा था। अचानक वह मुस्कुराया, एक अहंकारपूर्ण मुस्कान, जिससे लोग कांपने लगे। शिकार करने में सबसे महत्वपूर्ण बात प्रक्रिया है। यदि शिकार को पकड़ना आसान है, तो यह दिलचस्प नहीं होगा, हा हा। जब वह हंसा तो नांगोंगलाई के सारे रोंगटे खड़े हो गए। आपको यह ठीक से करने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है कि अगर आपने उसे सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि आपको बुरा लगता है, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन आप उसके साथ खेलना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि यह जूने बिल्ली के बच्चे हेलियन घरेलू मिस के साथ खेलने का मन बना लिया है। आपको रुकना होगा। आहचू, आहचू, आहचू। हेलियन वेई वेई ने अपने हाथ से अपनी नाक की नोक को रगड़ा। न जाने कौन उसके बारे में सोच रहा था, जिससे उसे लगातार 3 बार छींक आई। भले ही वह एक रात में ऐसी प्रतिभावान नहीं बन सकी जिससे हर कोई ईर्ष्या करता हो, कम से कम वह अपनी गहन क्यूई वापस पा सकती थी, ताकि वह अब बर्बाद न हो। हेलियन वेई वेई ने प्राचीन काल से ताजी हवा में सांस ली। जब वह अपना पेट भरने के लिए कुछ स्ट्रॉबेरी तोड़ने के लिए अंतरिक्ष में जाने ही वाली थी, तभी उसे व्यंग्य से भरी एक कानफोड़ू आवाज सुनाई दी। दूसरी बहन, मैंने सुना है कि कोई व्यक्ति बेशर्मी से आर्मामेंट मास्टर असेंबली में गया, और तू लाओ ने उसका पीछा किया। यह दृश्य काफी दिलचस्प था। यह हेलियन मेई थी। वो हेलियन वेई वेई को देखते हुए नजरें चुरा रही थी, उसकी निगाहें तिरस्कार से चमक रही थीं। तीसरी बहन, हेलियन जियोएर ने उसे हल्के से डांटा। उसके जेड जैसे हाथों ने हेलियन मेई को दबा दिया। आपको किसी के सामने इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। आपको सावधान रहना चाहिए या कोई पीछे से काटेगा और कहेगा कि आप उसे धमका रहे हैं। हेलियन मेई की दोनों आंखें चौड़ी हो गईं। उसने हिम्मत की। जीनियस बनने की बेकार सोच। दूसरी बहन, आप सही नहीं जानते। व्हाइट अकादमी ने एक पत्र भेजा। मुझे लगता है 3 दिनों में किसी का नाम हटा दिया जाएगा। क्या वह वास्तव में सोचती है कि सिर्फ इसलिए कि उसके पास हेलियन परिवार का खून है, वह जो चाहे कर सकती है? वाह, वह सिर्फ जमीन पर मिटती है, दूसरी बहन की तरह नहीं, असली और एकमात्र प्रतिभाशाली। यह सच नहीं है, ऐसा मत कहो। हेलियन जियोएर ने विनम्रता से उत्तर दिया, लेकिन उसकी आंखें अहंकार से चमक रही थीं। हेलियन वेई वेई अभी भी सोच रहे थे कि हेलियन जियोएर इतना कैसे व्यवहार कर सकता है। शानदार कपड़े पहने एक आदमी उनसे कुछ ही दूरी पर चाय पी रहा था। हाँ, कोई आश्चर्य नहीं, यहाँ एक बाहरी व्यक्ति है। मैं सच कह रहा था। हेलियन मेई चिल्लाई। फिर उसने हेलियन वेई वेई को तिरस्कार से देखा। जो मैं देख रही हूँ, मुझे डर है कि एक निश्चित व्यक्ति स्कूल की फीस भी जमा नहीं कर सकता है। हेलियन जियोएर ने ऐसे व्यवहार किया जैसे कि वह समझ नहीं रही हो। माँ हमेशा बड़ी बहन को वह सब कुछ देती है जिसकी उसे जरूरत होती है। उसके पास स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे कैसे नहीं हो सकते? उसने अपना सारा पैसा अपने आकर्षक कपड़ों पर खर्च कर दिया। ओह! हेलियन मेई वह नापसंदगी से नाराज हो गई। शुरू से ही हेलियन वेई वेई ने कुछ नहीं कहा, बस इत्मीनान से उसके मुंह में स्ट्रॉबेरी फेंकी। उसके मुंह का कोना एक ठंडी लेकिन आकर्षक मुस्कान में बदल गया। इससे नाटक कर रहे 2 लोगों की भौहें सिकुड़ गईं। इस कुतिया को क्या हो गया है? आमतौर पर अतीत में वह पहले से ही नखरे दिखाती थी, और फिर भी आज वह काफी। अरे हेलियन वेई वेई, क्या आप हमें आपसे बात करते हुए नहीं सुन रहे? हेलियन मेई अब अपना गुस्सा सहन नहीं कर सकी। हेलियन वेई वेई ने अपना हाथ उठाया, पूरी तरह से बेफिक्र होकर अपनी उंगलियां उड़ाते हुए, बिना जल्दबाजी के कहा,
तीसरी बहन, तुम्हें मुझसे इस तरह बात करना किसने सिखाया? तुम्हें सबसे बड़ी बहन के साथ उसी तरह व्यवहार करना होगा जैसे तुम अपनी माँ के साथ करते हो। तुम इतने सरल तर्क को कैसे नहीं समझ सकती? या क्या यह है कि दूसरे लोगों के पति को चुराना सिखाने के अलावा उसने तुम्हें और कुछ नहीं सिखाया? आप हेलियन मेई ने चिढ़कर उस फूल को तोड़ दिया जिसे उसने आधा पकड़ा हुआ था। क्या तुम मरना चाहती हो कुतिया, मेरे बारे में इस तरह बात करके? हेलियन वेई वेई ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में शीतलता झलक उठी। कुतिया। तीसरी बहन। जब हेलियन मेई ने स्थिति देखी तो हेलियन जियोएर ने धीमी आवाज में हेलियन मेई को दूर खींच लिया। अपने गुस्से पर काबू रखें, कोई अभी भी देख रहा है। हेलियन मेई ने गहरी सांस ली, हेलियन वेई की ओर देखा। बस आप रुकें, मैं आपके मरने तक आपके साथ खेलता रहूंगा। हेलियन वेई वेई ने आलस्य से जम्हाई ली, उसे हेलियन मेई की धमकी की भी चिंता नहीं थी। जहां तक मेई की बात है तो वह इतनी गुस्से में थी कि उसने टूटे हुए फूल को फेंक दिया। वह किसी को मुक्का मारना चाहती थी। इससे पहले कि वह अपना हाथ उठा पाती, उसके सामने का दृश्य देखकर वह चौंक गई। ये सभी मधुमक्खियां कहां से आईं? हेलियन मेई ने एक नौकर को अपने सामने खींच लिया, उन्हें मुझसे दूर करो। नौकर भी डरा हुआ था। भारी संख्या में मधुमक्खियां, उनके पंख भिनभिना रहे थे और वे काले बादल की तरह हेलियन मेई के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। फूल। युवा मिस ने अभी अभी फूल काटे। तुमसे यह किसने पूछा? आह, मेरा चेहरा। धिक्कार है मधुमक्खियों। जैसे ही हेलियन मेई चिल्लाई, हेलियन जियोएर घबराने लगी। वह उसे बचाने के लिए दौड़ नहीं रही थी, बल्कि खुद के बारे में चिंतित थी। मधुमक्खियों की इतनी संख्या के साथ अगर वह निशाना बन गई तो यह भयानक होगा। एक पल में पूरे निवास का बगीचा उन्माद में था। केवल हेलियन वेई शांत थे। चारों ओर काफी अव्यवस्थित माहौल था, हालांकि एक भी मधुमक्खी उसके पास नहीं उड़ी। युआन मिंग, शो को इतनी जल्दी खत्म मत करो, यह दिलचस्प नहीं है। जब वेई वेई बात कर रही थी तो वह आकर्षक ढंग से मुस्कुरा रही थी। चैप्टर 14, घोस्ट पैलेस को नाराजगी है। युआन मिंग बेहद उत्साहित थी। लड़की, यह योजना जो तुमने सोची है वह थोड़ी क्रूर है, लेकिन इस आदरणीय को यह पसंद है। हा 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 हा। अगर आपको यह पसंद है तो यह अच्छा है। हेलियन वेई वेई का स्वर उदासीन था क्योंकि उसने अपनी निगाहें हटा ली, घूम गई और अपने घर की ओर चल दी। युआन मिंग ने अपनी ठुड्डी को रगड़ा और रगड़ा। अगर वे जानते थे कि न केवल आपको बाहर नहीं निकाला गया है, और इसके बजाय आपने 1 लाख सिल्वर भी जीते हैं, तो कौन जानता है कि वे दो बेवकूफ लोग क्या अभिव्यक्ति प्रकट करेंगे। सच है, कौन जानता है। वेई वेई की जीभ की नोक उसके पतले होठों पर चाटी गई। वह अवर्णनीय रूप से एक रक्तपिपासु राक्षसी की तरह दिखाई दी। युआन मिंग हंसे, जबकि उनका झुका हुआ चेहरा ऊपर की ओर था। हाँ हाँ, वह इसके लिए उत्सुक थे। मैं वास्तव में इसका इंतजार कर रहा था। मंत्री हेलियन, क्या यह आपके परिवार की सबसे बड़ी महिला हैं? जो बात कर रहा था वह हेलियन गूंग याओ के बगल में बैठा एक प्रभावशाली आचरण वाला व्यक्ति था। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वो व्यक्ति था जो अभी अभी बंद दरवाजे के ध्यान से बाहर आया था, नांगोंग ली। उसने धीरे से अपने हाथ में सफेद जेड चाय का कप घुमाया। उसने कुछ सोचा और उसकी आंखों में तुरंत एक चमक आ गई। लेकिन अधीर हेलियन गूंग याओ को इसका पता नहीं चला, और उसने यह भी सोचा कि नांगोंग लाई आज उस पर मुकदमा चलाने के लिए आया है। उसने विशेष रूप से सम्मानजनक रवैये के साथ पूछा, महायाजक हम पर हंस रहा है। मेरी यह बेटी असभ्य स्वभाव की है, शिष्टाचार नहीं समझती है और यहाँ तक तीसरे राजकुमार को भी नाराज करती है। मेरी राय में उसे कालकोठरी में फेंक दिया जाना चाहिए और उचित रूप से अनुशासित किया जाना चाहिए। यह सुनने के बाद नांगोंग ली की लंबी, संकीर्ण, स्पष्ट और चमकीली फीनिक्स आंखें एक गुनगुने व्यंग्य में झुक गईं। सभी ने कहा कि हेलियन गूंग याओ लोगों के प्रति उदार थे और एक उत्कृष्ट व्यक्ति थे, जिनका मिलना मुश्किल था। फिर भी वह वास्तव में पहले किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला था जो अपने लिए अपनी ही बेटी को नरक के अग्निकुंड में फेंक दे। आह, ऐसा लग रहा था कि अफवाहों पर सचमुच विश्वास नहीं किया जा सकता।
नांगोंग ली ने अपनी आस्तीन ऊपर उठाई, अपने हाथ में पकड़ी हुई चाय की प्याली नीचे रखी और उत्तर दिया, मंत्री हेलियन, ऐसा प्रतीत होता है कि आप बहुत संवेदनशील हो रहे हैं। महामहिम का स्पष्ट रूप से मिस हेलियन पर आरोप लगाने का इरादा नहीं था। यह आश्चर्य की बात होगी यदि वो परिवार केवल गुस्से भरी नजर का बदला लेगा। हालांकि मैंने मिसेज हेलियन को बात करते हुए सुना, ऐसा लगा जैसे उन्होंने व्हाइट अकादमी का उल्लेख किया हो। क्या हुआ? क्या मिस हेलियन प्रवेश करने की तैयारी कर रही थी? अगर यह वास्तव में सच था, तो देखने के लिए एक अच्छा खेल होगा। उसे याद आया कि आहजू नांगोंगली का बेली जियाजू को बुलाने का प्यारा तरीका भी अकादमी में लौटने के लिए सहमत हो गया था। जब वह समय आता है, हेलियन गूंग याओ को समझ नहीं आया कि नांगोंग लाई अचानक इतनी शैतानी हंसी क्यों हंसी। उसे व्हाइट एकेडमी के बारे में बात करते हुए सुनकर उसने सहज रूप से सोचा कि नांगोंग लाई ने जिसके बारे में पूछा था वह हेलियन मेई थी, वह बेटी जिससे वह प्यार करता था। उसने अपनी दाढ़ी को धीरे से सहलाने का नाटक किया, फिर भी वह उस संतुष्टि को छिपा नहीं सका जो उन शब्दों को सुनकर उसे मिली थी। मैंने नहीं सोचा था कि महायाजक ने इस मामले के बारे में सुना था। मेरी बेटी में कोई प्रतिभा नहीं है, हालांकि कैपिटल में मेरे दोस्त खबर फैला रहे थे। मैं वास्तव में शर्मिंदा हूँ जब नांगोंगली ने ये शब्द सुने, तो उसे पता चला कि हेलियन गूंग याओ ने गलत समझा है कि वो वास्तव में किस व्यक्ति का जिक्र कर रहा था। हालांकि नांगोंग लाई ने अभी भी आगे कुछ नहीं बताया और बस शैतानी से हंसा और चाय का कप फिर से पकड़ लिया। उसके होठों के कोने धीरे धीरे ऊपर की ओर मुड़े। चाहे जो भी गलतफहमी हो, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जू की छोटी बिल्ली का बच्चा को लुभाने के लिए यह जानना जरूरी है कि वो उसी परिसर में रह रही होगी या नहीं। निश्चित रूप से यह रेड फीनिक्स स्टार की गतिविधि है। चाहकर भी उस तारे से बचना असंभव है। चीजें अधिक से अधिक दिलचस्प ढंग से आगे बढ़ रही थीं। दूसरी तरफ उपेक्षितांगन में हेलियन वेई ने पहले ही सिल्वर सौंप दिया था और उस पत्र व्यवहार को देख रही थी जो व्हाइट अकादमी ने तुरंत उसे दिया था। उसकी विलोवी भौहें ऊपर उठ गईं। प्रवेश सूचना। आखिर यह क्या था? बधाई हो, आपने पहले ही व्हाइट अकादमी में प्रवेश के लिए योग्यता प्राप्त कर ली है। जिन छात्रों को यह पत्र प्राप्त हुआ है, वे कृपया अगले कुछ दिनों के भीतर निम्नलिखित आपूर्ति तैयार करें। एक सफेद लंबा वस्त्र, एक राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत लंबी छात्र टोपी, एक सिल्वर फॉक्स फर बाहरी आवरण और साथ ही स्याही के पत्थर और लेखन ब्रश जैसी स्कूल की आवश्यकताएं। वे के मुंह के कोने फड़क उठे। यह किस तरह का प्रवेश नोटिस है? यह सिर्फ हमसे फिर से जबरन वसूली करने के लिए है। हमें अपनी स्कूल की वर्दी और लेखन सामग्री लाने के लिए मजबूर करने के लिए है। वे के एक छात्र के जीवन को नए सिरे से शुरू करने के संबंध में उसे नहीं पता था कि हंसना है या रोना है। व्हाइट एकेडमी, यह नाम एक व्यक्ति के लिए कई यादगार यादें लेकर आया। युआन मिंग ने बगल से आह भरते हुए कहा, मेरे पास बताने के लिए कहानियां हैं, जल्दी से मुझसे उनके बारे में पूछो। वेई ने उसे थोड़ा सा चेहरा दिखाने का फैसला किया, मुस्कुराते हुए अपने होंठ घुमाए। क्या आप व्हाइट अकादमी के बारे में भी जानते हैं? बेशक मैं। युआन मिंग की बेतहाशा अहंकारी आवाज गर्व से भरी हुई थी। उस वर्ष को याद करते हुए इस आदरणीय ने वास्तव में बहुत सारे छात्रों को पीटा था। वे नो माउथ फेस एक्सप्रेशनलेस। यह वाकई सुनने लायक खुशखबरी थी। बकवास। उसे इस पर ध्यान से सोचने की जरूरत थी। क्या वह युआन मिंग को वहां लाना चाहती थी? उसे डर था कि कोई उसे रोक नहीं पाएगा और युआन लिटिल मिंग को जबरदस्ती पीट कर मार डालेगा। यदि आप व्हाइट अकादमी जाते हैं, तो उनकी बैटल स्पिरिट फोर्सेज में घुसना न भूलें। रक्षा गार्ड दस्ते की वह शाखा अभी भी बहुत अच्छी थी। युआन मिंग ने वेई को पूरी गंभीरता से मना लिया। उसने शायद ही कभी उसकी इस तरह की अभिव्यक्ति देखी हो, इसलिए दिलचस्पी महसूस किए बिना नहीं रह सकी। वे कितने अच्छे थे। उनका मेस हॉल बहुत अच्छा था। युआन मिंग ने अपने होठों को चाटा और चाटा। मैं इसे अक्सर संरक्षण देता था। वो यह सोचकर पागल हो गई थी कि वह सम्मानजनक है।
इसके अलावा मुझे याद आया कि जो छात्र बैटल स्पिरिट फोर्सेज में प्रवेश करते थे, उनकी अकादमी की ट्यूशन छूट हो सकती थी। युआन मिंग ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई, उसकी आंखें यादों में सिकुड़ गईं। हुई वेई ने अचानक अपना सिर उठाया, उसके मुंह पर मुस्कान आ गई। यह वास्तव में एक महान रक्षा गार्ड दस्ते की तरह लगता है, हमें इसमें शामिल होना चाहिए। युआन मिंग का मुंह फड़क उठा, मुझे मत बताओ, तुम मुफ्त ट्यूशन को निशाना बना रहे थे। आपकी तुलना में, जिन्होंने केवल अपने भोजन पर ध्यान केंद्रित किया, मेरी यह खोज तुलनात्मक रूप से बहुत ऊंची है। हुई वेई ने आलस्य से एक स्ट्रॉबेरी पकड़ी और उसे अपने मुंह में डाल लिया। पूछा, वह किस प्रकार का रक्षा गार्ड दस्ता था? मुझे बेहतर समझ हासिल करनी चाहिए। युआन मिंग की भौहें ऊपर उठ गईं। उसने विकृत दृष्टि से उसकी ओर देखा। अगर तुम उनके बारे में जानने की कोशिश भी करोगी तो भी यह बेकार होगा। क्यों? हुई वेई हल्के से मुस्कुराए, तुम्हें मेरी ताकत पर विश्वास नहीं है। युआन मिंग ने अपनी उंगली हिलाई, इसका ताकत से कोई लेना देना नहीं है। ये रक्षा गार्ड सैनिक हमेशा बहुत रहस्यमय रहे हैं, वे किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं, इस हद तक कि उन्हें राजा की आज्ञा का पालन नहीं करना पड़ता है। उत्कृष्ट प्राकृतिक प्रतिभा वाले अद्भुत लोगों की भर्ती करने के अलावा, वे एक व्यक्ति की खेती के स्तर को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। दिव्य महाद्वीप में कोई नहीं जानता था कि वे विशेष रूप से कौन थे, लेकिन हर साम्राज्य जानता था कि वे सैनिक व्हाइट अकादमी के भीतर छिपे हुए थे। शायद वे अकादमी के पुराने हो सकते हैं चौकीदार, या शायद वे हथियार विशेषज्ञ शिक्षक थे। भले ही जिन लोगों को उन्होंने चुना वे सभी राजधानी के प्रतिष्ठित कुलीन परिवारों से थे। मैं जो जानता हूँ उसके आधार पर, आपके उस पिता ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया था? हुई वेई धीमी आवाज में हंसी, अपना सिर घुमाया, उसकी आंखों में हल्की सी रोशनी चमकी। युआन मिंग, क्या तुमने हम इंसानों के बीच एक कहावत सुनी है? क्या? युआन मिंग ने अपना सिर उठाया। हुई वेई ने सीधे तौर पर एक कहावत घोषित की, सौभाग्य की नदी पूर्व की ओर बहती है। 10 वर्षों में, नदी अभी भी पश्चिम की ओर बह सकती है। मत करो, यह दृष्टि से देखो। गरीब, युवा, इन घोषणाओं से ऐसा लग रहा था कि सारा वैभव उसके शरीर पर इकट्ठा हो गया है। उसकी आस्तीनें फड़फड़ा रही हैं, पूरे आसमान में चमक रही हैं। युआन मिंग ने महसूस किया कि ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने खड़ी महिला के शरीर का सारा खून गर्म हो गया हो। उसके पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि शायद उसके साथ अनुबंध किया जाना इतना बुरा नहीं था। शाम के समय, जैसे ही उसके चेहरे पर हल्की हवा चली, वेई ने प्रवेश सूचना पर उल्लिखित चीजें खरीदने के उद्देश्य से उसके मुंह में स्ट्रॉबेरी डाली और जल्दी चली गई। वो एक मिस थी जिसे अपने परिवार का स्नेह नहीं मिला, फिर भी वह अच्छा कर रही है। कम से कम वह इत्मीनान से काम कर रही थी, बिना किसी को परेशान किए। पता नहीं ऐसा इसलिए था क्योंकि स्कूल शुरू होने वाला था। सभी फैंसी घोड़ा गाड़ियां युवा मास्टरों और मिसेज को महंगे लंबे लबादे और लंबी टोपियां खरीदने के लिए ले जा रही थीं, इस हद तक कि सामान की कमी के कारण कई कपड़े की दुकानें बंद हो गईं। वे अपनी संतुष्टि के लिए खरीदारी किए बिना काफी देर तक टहलती रही, इसलिए उसने अपने पैरों को आराम देने का फैसला किया। हालांकि उसके फीनिक्स इन पहुंचने का इंतजार किए बिना एक घोड़ा गाड़ी सामने रुक गई और उसे रोक दिया। चैप्टर 15, कुछ न करने वाली प्रतिभा। वह घोड़ागाड़ी बिल्कुल सामान्य से हटकर थी। यह शानदार, शुद्ध सफेद था, जिसमें अस्पष्ट रूप से स्पष्ट सोने की चमक थी। आह, क्या मेरी दृष्टि में कुछ गड़बड़ है? एक बेकार आदमी भी स्कूल टोपी खरीदने आया था। हेलियन मेई, जिसे हाल ही में मधुमक्खियों ने काट लिया था, गाड़ी से उतरी ही थी कि उसकी आंखें खुल गईं। उसने मजाक में कहा, पिताजी, जल्दी आओ, देखो, सबसे बड़ी बहन भी व्हाइट अकादमी में जाना चाहती है, पता नहीं उसे भगा दिया जाएगा या नहीं। हेलियन गूंग याओ भी गाड़ी से बाहर निकले। हेलियन वेई को देखने के बाद उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़ ली। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी ओर एक नजर डालने से भी उन्हें घृणा हो रही हो। तुम अभी भी वहां खड़े होकर क्या कर रहे हो? चेहरा खोना चाहते हो? वापस जाओ। पिताजी, शांत हो जाइए।
हेलियन जियोएर ने ऊपर देखा, आंखों से आंसू बह रहे थे। बड़ी बहन, आप यहाँ तक हमारा पीछा कैसे करती रहीं? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मास्टर मुरोंग भी हमारे साथ हैं? उसके बगल में खड़ा था मुरोंग चांगफैंग, उसके बागे की आस्तीन लहरा रही थी, एक सुंदर आचरण के साथ। उसने अपनी निगाहें गहरे रंग की महिला की ओर घुमाई, धीरे से अपनी भौहें सिकोड़ ली, अपनी घृणा को छिपाने में असमर्थ था। यह भगवान भी जानना चाहेंगे कि यह क्या है। मैं जो देख रहा हूँ, सबसे बड़ी बहन ने मास्टर मुरोंग का इस तरह से पीछा किया है, उसे एक भूत की तरह परेशान कर रही है जो जाने में असमर्थ है। वह अपने समय का उपयोग उन सभी शर्मनाक चीजों पर विचार करने के लिए क्यों नहीं करती जो उसने की थी? कौन आदमी उसे अपनी आंखों में जगह देगा? शायद अगर वह अंधा होता। हेलियन मेई ने जानबूझकर सार्वजनिक रूप से उपहास उड़ाया। बड़े बाजार की सड़क पर लगभग हर कोई जिसने देखा वह उत्सुकता से उनकी ओर बढ़ने लगा। अंतिम वाक्य सुनते ही दूर से एक छाया उठ खड़ी हुई, ठंडे पसीने से लथपथ सिर उठा लिया, उसकी आंखें अपने गुरु के चेहरे की ओर टिकीं। उस आदमी ने धीरे धीरे अपनी उंगली पर काली जेड अंगूठी घुमाई। उसकी गहरी ठंडी आंखों में न खुशी का लेश था, न क्रोध का। बुद्ध आपकी रक्षा करें। महामहिम ने ये शब्द नहीं सुने, उसने निश्चित रूप से इसे नहीं सुना। बकवास। वह महिला चिल्लाई, अंधी, और इतनी जोर से चिल्लाई, उसने सब कुछ सुन लिया। मास्टर ने इसे कैसे नहीं सुना? मैं कहता हूँ, सबसे बड़ी बहन, क्या आप अभी भी मास्टर मुरोंग के प्रति अपनी भावनाओं को त्यागने में असमर्थ हैं? हेलियन मेई ने उसकी ओर देखा, क्या तुम जागोगे? जिसे उसकी नेक पसंद है वह दूसरी बहन है। आप किस प्रकार दूसरी बहन से तुलना कर सकते हैं? आप इतने लंबे समय के लिए बाहर आए और अभी तक कुछ भी नहीं खरीदा। क्या यह पर्याप्त पैसे नहीं होने के कारण नहीं है? हाँ, आईने में अपनी खराब शक्ल देखने में अधिक समय बिताओ। हमेशा अपना पूरा दिन फीनिक्स बनने के लिए एक शाखा पर उड़ने के सपने देखने में मत बिताओ। हेलियन वेई वेई ने अपने हाथ पार कर लिए। शुरू से लेकर अब तक उसने अपना मुंह नहीं खोला था। केवल जब हेलियन मेई ने अपना मुंह बंद किया, तो उसने धीरे से अपने मुंह के कोनों को ऊपर उठाया। क्या आप लोगों ने बात करना समाप्त कर लिया है? हेलियन मेई को जो सबसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ, वो यह था कि उसने हर चीज को प्रकाश की तरह दूर कर दिया। वे कुछ भी नहीं थे। वह केवल हम्फ के साथ गुर्राने की आवाज निकाल सकती थी। चूंकि आप लोगों ने बात कर ली है, तो अब बोलने की मेरी बारी है। हेलियन वेई वेई ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके मुंह के किनारे एक उपहास में सिमट गए। फिर उसने हेलियन मेई की ठुड्डी पकड़ ली और उसे अपनी पतली उंगली से ऊपर उठा लिया। तुम्हें किसने बताया कि मैं तुम लोगों का यहाँ पीछा कर रहा हूँ? बड़ी बहन केवल कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार आई थी। बल्कि, क्या तुम लोग वास्तव में अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानते? जहाँ तक चांग फैंग की प्रशंसा करने की बात है, आप लोग जल्दी से उसे दूर ले जा सकते हैं। उस तरह का लड़का जिसने अपना मस्तिष्क विकसित किए बिना केवल अपने शरीर का निचला आधा हिस्सा बढ़ाया, इस बहन को यह देखकर घृणा होती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में इस तरह बात करने की? हेलियन वेई की ओर इशारा करते हुए हेलियन मेई गुस्से से कांप उठी। मुरोंग चांग फैंग और भी क्रोधित थे, उनका सुंदर चेहरा पूरी तरह से विकृत हो गया था। इस मनहूस औरत ने उसके बारे में क्या कहा? एक आदमी जिसने अपने मस्तिष्क का विकास किए बिना केवल अपने निचले आधे हिस्से को विकसित किया। वह कौन था जो सारा दिन उसके पीछे पीछे चलता रहा? अब आया व्यवहार में ये बदलाव, क्या यह उसकी नई चाल थी? यदि ऐसा था, तो उसे इस बेवकूफ को इस अच्छे काम के लिए बधाई देनी चाहिए, उसने ऐसा किया था। वर्तमान मुरोंग चांग फैंग एक तलवार के जोर से हेलियन वेई वेई को विभाजित करने के लिए मर रहा था। वह पहले कभी इस तरह का नहीं था, किसी से इतनी नफरत करता हो। यंग नोबल, हेलियन जियोएर ने पाया कि जिस क्षण से वह फूहड़ दिखाई दी, मुरोंग चांग फैंग का सारा ध्यान पूरी तरह से आकर्षित हो गया था। इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? उसने अपना हाथ बढ़ाया, मुरोंग चांग फैंग के कपड़ों को मजबूती से खींचा, लाल आंखों के किनारों के साथ दयनीय लग रही, अपने छोटे होंठों को धीरे से काटा,
मैं यंग नोबल से विनती करता हूँ कि वह सबसे बड़ी बहन के साथ बहस न करें। यह केवल इसलिए है क्योंकि वह यंग नोबल के बिना नहीं रह सकती और वह यंग नोबल का दिल बदल देना और उसका मन बदलना चाहती थी। मेरे जीवन में यह भगवान कभी भी किसी ऐसे निकम्मे से शादी नहीं करेगा जिसके पास सम्मान की कोई भावना नहीं है। मुरोंग चांगफेंग ने तिरस्कार के साथ ठंडी हंसी उड़ाई, अपना चेहरा ऐसे घुमाया मानो वह सफेद पहाड़ पर बर्फ की नक्काशी में बदल गया हो, घृणित लेकिन दृढ़। हेलियन वेई वेई ने उनकी प्रतिक्रिया की जरा भी परवाह नहीं की, बाएं हाथ से स्ट्रॉबेरी की बाजीगरी कर रही थी, जिससे उसके पीछे उपहास के स्वर फूटने लगे। दूरी में एक आदमी की स्पष्ट रूप से काली और सफेद आंखें उदासीन चेहरे को प्रतिबिंबित करती हैं। वह चेहरा शांत, अविचल, अनियंत्रित और अडिग, पिछले बेकार से बिल्कुल अलग था। आदमी के चांदी जैसे चेहरे के नीचे पतले होंठ एक विकृत मुस्कान बना रहे थे। हेलियन वेई वेई, आप वास्तव में काफी दिलचस्प हैं। यह देखते हुए कि आप बहुत दिलचस्प हैं, यह रॉयल वन आपको कुछ और दिनों के लिए छोड़ देगा। इतना मनोरंजक शिकार, बहुत जल्द मौत से खेलना, कोई मजा नहीं होगा। महमहिम, कांपती हुई छाया रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। हे भगवान, क्या आप मुस्कुराना बंद कर सकते हैं? आप किस प्रकार संतुष्ट नहीं हैं? आप इसे सीधे कह सकते हैं। जाओ। उस आदमी ने हल्के से एक शब्द बोला, जैसे ही उसने अपनी लंबी आस्तीनें फैलाईं, उसकी पीठ चीड़ की तरह थी। छाया स्तब्ध थी। जाओ। क्या इस बात पर सहमति नहीं थी कि आज रेड फीनिक्स स्टार को मार दिया जाएगा? महामहिम ने फिर अपना मन बदल लिया था। गुरु की हाल की आदतों के आधार पर किसी को दूर करने में जितनी देर होगी, उस व्यक्ति का अंत आमतौर पर और भी अधिक दुखद होगा। छाया ने पीछे मुड़कर देखा, हेलियन वेई वेई को सड़क के बाजार में फिर से आगे बढ़ते हुए देखा, उसने चुपचाप दूसरे के लिए प्रार्थना की। दूसरी ओर, मुरोंग चांगफेंग, जिसका गुस्सा कम नहीं हुआ था, हेलियन जियोएर को लाया और एक सराय में प्रवेश किया। आज उन्होंने एक साथ यात्रा की, इसका कारण यह था कि मुरोंग चांगफेंग, हेलियन जियोएर को अपने शिक्षक, मास्टर तू लाओ से मिलवाने के लिए ले जाना चाहते थे। तू लाओ ने देखा कि अपने ही शिष्य का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था, वह दरवाजा बंद करके अंदर आ रहा था, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। चांगफेंग, इस मास्टर ने तुमसे कितनी बार कहा था, मार्शल कल्टीवेशन में सफल होने के लिए साधना करना महत्वपूर्ण है, लेकिन मन की स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, मुरोंग चांगफेंग ने उसके हाथों को पकड़ लिया, हालांकि थोड़ा आश्वस्त नहीं था, लेकिन फिर भी आखिरकार मान गया। तू लाओ ध्यान देने में असफल नहीं हुआ, लेकिन उसने इस ओर इशारा नहीं किया। उनका यह शिष्य हर तरह से अच्छा था, सिवाय इसके कि वह थोड़ा घमंडी था, दूसरों की शिक्षा नहीं सुनता था, शायद अपने उच्च जन्म के कारण। कल की लड़की के विपरीत जो खुद को संयमित रखती थी, न तो घमंडी और न ही नम्र, केवल थोड़ी सी पैसे की लालची। यह सोचकर तू लाओ को थोड़ा पछतावा हुआ। ठीक है, चलो इस बारे में बात नहीं करते। जिस व्यक्ति को मैं तुम्हें ढूंढना चाहता था, क्या वह तुम्हें मिल गई? मुरोंग चांगफेंग ने अपना सिर हिलाया, उत्तर दिया। शिष्य ने पूरी राजधानी में तोड़फोड़ की, फिर भी वह युवा लड़की नहीं मिली जिसके बारे में मास्टर ने बात की थी। मास्टर, यह कौन लड़की है जो वास्तव में आपके इतना ध्यान आकर्षित करेगी? एक अद्वितीय प्रतिभा। जब तू लाओ ने इस लड़की के बारे में बात की, तो वह अपना उत्साह नहीं रोक सका। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप नहीं जानते कि आयुध संयोजन के लिए उसकी प्रतिभा कितनी उच्च है। यहाँ तक कि आदरणीय ग्रैंड मास्टर भी उसे व्यक्तिगत रूप से निर्देश देने के लिए उसे एक शिष्य के रूप में अपने साथ रखना चाहते हैं। क्या? मुरोंग चांगफेंग ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखों की पुतलियां आश्चर्य से चमक उठीं। पहले वह भी उस बूढ़े को मास्टर के रूप में पहचानना चाहता था। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह खुद कैसे गुहार लगाने आया था, या यहाँ तक कि अपने पिता प्रिंस मुरोंग को निमंत्रण भेजकर वह सन की चरित्र, जिसके मानक उच्चतम थे, उनसे एक बार भी नहीं मिला। फिर भी अब वह बूढ़ा आदमी अप्रत्याशित रूप से एक शिष्य को स्वीकार करना चाहता था। वह वास्तव में उत्सुक था कि उस बूढ़े आदमी की नजर किस पर पड़ी। चैप्टर 16, किसी चीज से टकराना। माय लॉर्ड,
आप जिस युवा महिला प्रतिभा के बारे में बात कर रहे हैं वह कौन थी? इतने लंबे समय तक उपेक्षित होने को बर्दाश्त नहीं कर पाने के कारण हेलियन जियोएर ने नाजुक ढंग से अपना मुंह खोला। शायद मेरे पिता चारों ओर देखने में मदद कर सकते हैं। मुरोंग चांग फैंग को अब याद आया कि हेलियन गुवान याओ भी इनमें मौजूद थे। वह जल्दी से परिचय देने के लिए आगे बढ़े। मास्टर, यह सैन्य मंत्री, ग्रैंड सलाहकार हेलियन हैं। क्या महायाजक हमेशा सीधे सेना का प्रभारी नहीं था? क्या प्रतिस्थापन प्रबंधन करने में सक्षम है? तू लाओ अभी भी युवा लड़की को ढूंढने में व्यस्त था। उसने इस पर विचार नहीं किया और पहले ही शब्दों को उगल दिया। हेलियन गूंग याओ की मुस्कान फीकी पड़ गई। उन्होंने थोड़ा अजीब तरीके से कहा, मैं केवल सहायता कर रहा हूँ। मैं आपसे पहले भी एक बार मिल चुका हूँ, मास्टर, और इस बार लॉर्ड मुरोंग मुझे इस उम्मीद के साथ मास्टर से मिलने लाए थे कि मास्टर मेरी बेटी को एक शिष्य के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। इस समय तू लाओ को पता चला कि वो गलत बोल गया है और उसे एहसास हुआ कि सीधे हेलियन गूंग याओ के अनुरोध को अस्वीकार करना अच्छा नहीं है। उसने बस अपने ही माथे पर हाथ मारा और उत्तर दिया, मेरे इस मस्तिष्क को देखो, जिसे सोचने में अधिक से अधिक कठिनाई हो रही है। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, बूढ़ा हो रहा हूँ। मैंने उस व्यक्ति को देखा है, फिर भी एक पल में भूल गया हूँ। तो फिर मेरी बेटी की बात? हेलियन गूंग याओ ने जांच की। तू लाओ ने देखा और अपने पीछे खड़े हेलियन जियोएर की ओर देखा। चूंकि मेरी शिष्या सिफारिश कर रही है, उसकी प्रतिभा सामान्य से बहुत दूर होगी। जो कहा गया उसे सुनने के बाद हेलियन जियोएर के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्टि प्रकट हुई जिसे छुपाया नहीं जा सका। तू लाओ ने मन में सोचा, यहाँ एक और व्यक्ति है जो घमंड से भरा हुआ है, और अपना सिर हिलाया। अपना उत्तर जारी रखा, वास्तव में अभी मैं केवल उस युवा लड़की को स्वीकार करना चाहता था जिसके बारे में हमने अभी एक शिष्य के रूप में बात की थी। जहाँ तक लोगों की बात है, चलो इसे भूल जाएं। पहले कभी किसी ने अस्वीकार नहीं किया था। हेलियन जियोएर की आंखों में एक द्वेषपूर्ण विचार तुरंत चमक गया। वो युवा लड़की जो भी है, क्या वह मुझसे तुलना कर सकती है? भले ही उसने अपने दिल में यह सोचा था, सतह पर हेलियन जियोएर ने इसे नहीं दिखाया। वह केवल शालीनता से मुस्कुराई। जियोएर वास्तव में उस बहन से मिलना चाहेगी जिसके बारे में मास्टर बात कर रहे थे। हाँ, मैं भी उस लड़की को फिर से देखना चाहूंगा। बहुत बुरा, मैं केवल इतना जानता हूँ कि वह लगभग 15 से 16 साल की है और उसके बारे में और कुछ नहीं जानता। वह लड़की आश्चर्यजनक रूप से कुशल थी। ऐसा लगता था कि वह धरती से गायब हो गई है। उसने जो कपड़े पहने थे वह एक प्रतिष्ठित घराने से आने चाहिए थे। उसे कैसे नहीं पाया जा सकता था? तू लाओ खुद से अंतहीन बातें करता रहा। वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि हेलियन वेई दुनिया से गायब हो गई थी, बल्कि तब से। शुरुआत में मुरोंग चांग फैंग ने पहले ही हेलियन वेई वेई को विचार से हटा दिया। भले ही मुरोंग चांग फैंग ने पूरे कैपिटल में तोड़फोड़ की, फिर भी वह उस दिन फीनिक्स लॉफ्ट में प्रतिभा को नहीं ढूंढ सका। दूसरे दिन सूरज आसमान पर चढ़ रहा था। हवा साफ और तेज थी। अनगिनत संख्या में शानदार घोड़ा गाड़ियां शहर से बाहर चली गईं। यह दृश्य अत्यंत भव्य था। कैपिटल के भीतर कोई भी ऐसा नहीं था जो नहीं जानता था कि आज व्हाइट अकादमी का उद्घाटन दिवस था। प्रभावशाली परिवारों की सभी महिलाएं समान रूप से सज धज कर कपड़े पहनती थीं। केवल हेलियन वेई वेई ने लापरवाही से कपड़े पहने। उसने केवल एक छोटा सा किताबों का थैला लिया और सड़क पर निकलने के लिए तैयार हो गई। दरवाजे से बाहर निकलने के बाद हेलियन मेई ने नापसंदगी से अपनी भौहें सिकोड़ ली। हेलियन गूंग याओ की बांह हिलाते हुए अपना सिर घुमाया और कहा, पिताजी, आप अभी भी दूसरी बहन और उसे एक ही घोड़ा गाड़ी में बिठाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, क्या आप हैं? उसकी खराब शैली, अगर लोगों ने इसे देखा तो मैं और दूसरी बहन अकादमी में दोस्त कैसे बना सकते थे? उस राक्षसी को इस घोड़ागाड़ी में कोई हिस्सा नहीं मिल सकता। हेलियन गूंग याओ ने हेलियन मेई की पीठ थपथपाई। जब आप अकादमी में पहुंचेंगे तो आप और आपकी दूसरी बहन बेझिझक ऐसा दिखावा कर सकते हैं जैसे आप उसे नहीं जानते हैं। हाँ पिताजी, हेलियन मेई जोर से हंसी। हेलियन वेई वेई के निर्देशन का सामना करते हुए उसने संतुष्ट नजर डाली।
हेलियन वेई वेई ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ समय बर्बाद करने के बजाय यात्रा पहले क्यों शुरू नहीं की जाती? वो पिता वास्तव में एक जानवर है, सभी उसकी बेटियां हैं, फिर भी उन्हें घोड़ागाड़ी में सवारी करने को मिलती है, जबकि आपको अपने दम पर पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है। युआन मिंग की कर्कश आवाज आलस्य से भरी हुई थी, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी उठा हो। हेलियन वेई वेई ने उदासीनता से अपनी भौहें उठाईं। युआन मिंग, उस आदमी के बारे में बात करते समय जानवरों की तुलना मत करो, जानवर अन्याय से रोएंगे। आपकी क्यूई सांस इतनी सघन है। युआन मिंग ने शैतानी से हंसते हुए कहा, ऐसा लगता है कि तुम कल फिर आगे बढ़े। हेलियन वेई वेई के मुंह के सिरे थोड़े मुड़े हुए थे और उन्होंने इससे इनकार नहीं किया। युआन मिंग उत्साह से फूट पड़ा, तो जल्दी जाओ, जब तुम व्हाइट अकादमी पहुंचो, तब तक मार डालो जब तक एक भी न बचे। हेलियन वेई वेई, उस आदमी को लड़ना और मारना पसंद है। हाँ, व्हाइट अकादमी में लोगों द्वारा लाई गई नापसंदगी और शिकायतें अभी उतनी गहरी नहीं हैं। दूसरी बहन, जिस तरह से वह नालायक ने कपड़े पहने हैं, वो वास्तव में मूर्खतापूर्ण लग रहा है। हेलियन मेई ने गाड़ी का पर्दा उठाया, उसके चेहरे पर एक व्यंग्य था। हेलियन जियोएर अपनी नौकरानी को उसके सिर पर फूल बदलने दे रही थी, जबकि गाड़ी के पर्दे के पीछे से सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखें चमक उठी, जवाब दिया, तो क्या तीसरी बहन उसे और भी बदतर देखना चाहती है? बेशक मैं चाहता हूँ। हेलियन मेई तुरंत पलटी, दूसरी बहन के पास क्या अच्छा विचार है? हेलियन जियोएर ने हल्के से हंसते हुए कहा, मैंने सुना है कि व्हाइट अकादमी के मैदान को बंद करने का समय निश्चित था। एक बार प्रांगण के बंद होने का समय बीत जाने के बाद व्हाइट अकादमी को बाहर से पूरी तरह से काट दिया जाएगा। हमें केवल उस बेकार से पहले अकादमी में पहुंचना है और उस प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करना है जिससे उसे गुजरना होगा। आइए देखें कि उस समय उसे कैसे प्रवेश दिया जाएगा। क्या यह उस पर बहुत आसानी से नहीं जा रहा है? इस पूरे समय में हेलियन मेई 2 दिन पहले मिले थप्पड़ को भूल नहीं पा रही थी। उसकी आंखें उदास हो गईं, इसके बजाय हमें उस दुष्ट की संभावनाओं को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए। हेलियन जियोएर हंसे, तीसरी बहन, आपने प्रवेश नोटिस को ध्यान से नहीं देखा है ना? प्रवेश नोटिस में कहा गया है कि जो लोग नियत समय तक नहीं पहुंचेंगे, उनका प्रवेश हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा। इस बार, क्या वह दुष्ट, हेलियन वेई, निश्चित रूप से बर्बाद नहीं होगा। हेलियन मेई बुरी तरह जोर से हंसी, उसकी हंसी गाड़ी के भीतर बहुत देर तक गूंजती रही, बिना रुके। दोपहर के समय, शिखर पर आधे रास्ते में, हेलियन वेई वेई ने प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने वाले बोल्डर को देखा, उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। इस जगह पर चट्टान कैसी है? युआन मिंग ने अपना सिर उठाया, संदेह से कहा, इतना बड़ा पत्थर, ऐसा नहीं लगता कि यह पहाड़ से नीचे लुढ़का होगा। हेलियन वेई वेई ने शिलाखंड के चारों ओर पूरा चक्कर लगाया, उसकी आंखों की रोशनी थोड़ी ठंडी थी, लाल रंग का एक महीन धागा देखा जा सकता था। आप सही कह रहे हैं, यह चट्टान वास्तव में पहाड़ से नीचे नहीं गिरी है। इतना ही नहीं, किसी ने जानबूझकर इसे यहाँ रख दिया। तुम्हारी 2 मूर्ख बहनों ने फिर कुछ किया। युआन मिंग इसके बारे में कुछ नहीं कर सका, वे तुम्हें इतना उकसाना क्यों पसंद करते हैं? हेलियन वेई वेई ने अपनी भौहें उठाईं, वे मेरी सुंदरता से ईर्ष्या करते हैं। ओह कृपया, आप महिला हैं, पुरुष नहीं। युआन मिंग आलस्य से चट्टान की ओर बढ़ा और उसके ऊपर फैल गया। अब हम क्या करें? मेरा शरीर ऊर्जा से खाली है और आपकी मार्शल साधना शक्ति पर्याप्त मजबूत नहीं है। इतने बड़े पत्थर से रास्ता अवरुद्ध होने पर आप कैसे प्रवेश करेंगे? लड़की, मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा, तुम्हारे पास बहुत समय नहीं है। अगर कोई चट्टान के इस टुकड़े को नहीं हटाएगा, तो तुम्हें अकादमी से हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाएगा। यह सुनकर हेलियन वेई वेई ने हंसते हुए कहा, किसने कहा कि हमें परिसर में प्रवेश करने के लिए प्रवेश द्वार से गुजरना होगा? युआन मिंग, नो माउथ फेस डेडपैन फेस नो माउथ फेस। अरे 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 लड़की, क्या तुम्हें इस आदरणीय को इतनी मजबूती से पकड़ने की जरूरत है? क्या तुम दीवार पर चढ़ रहे हो या मुझसे छेड़छाड़ कर रहे हो?
चुप रहो। युआन मिंग का बेतहाशा अहंकारी और चिड़चिड़ा विरोध हर तरफ से आ रहा था। हेलियन वेई वेई ने अकेले ही अपना सिर नीचे कर लिया और उस पर दबाव डाला, बाड़े के दूसरी तरफ के निचले हिस्से में जमीन की स्थिति को पूरी तरह से निर्धारित किए बिना वह बिना पीछे देखे आगे बढ़ी और नीचे कूदने के लिए आगे बढ़ी। क्रैश! हेलियन वेई वेई तुरंत किसी चीज से टकरा गई। चैप्टर 17 किसी को छूना है। कुछ अजीब सा लग रहा था, विशेषकर उसके होठों का एहसास। यह ठंडा लग रहा था, फिर भी पुदीने का परिचित स्वाद था, क्योंकि कोमलता उसके दिल में प्रवेश कर गई और उसके पूरे शरीर में कंपन हो गया। यह अनुभूति मीठी वेनिला स्वाद वाली आइसक्रीम खाने जैसी थी। इंतजार, यह सही नहीं था। आइसक्रीम कैसे हो सकती है? हेलियन वेई वेई ने अपनी आंखें खोली, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वह एक आदमी की बाहों में गिर गई थी। इससे भी अधिक अजीब बात यह थी कि उनके होंठ एक दूसरे को छू रहे थे। किनारे पर खड़ी छाया ने डिजी ओपन माउथ फेस आकार के मुंह से अचानक हुई घटना को देखा। एक क्षण के लिए उसके विचार भ्रमित हो गए। वह जो कहना चाहता था उसे नजरअंदाज करते हुए और इसके अलावा अपने महामहिम की मदद करना भी भूल गया। शैडो बस आश्चर्यचकित खड़ा था, पूरी तरह से जड़वत। यह क्या यह लाल फीनिक्स नहीं था जिसे प्रभु मारना चाहते थे? वह अपने जीवन की परवाह किए बिना अचानक दीवार पर कूदती हुई और भगवान को चूमते हुए क्यों प्रकट हुई? हेलियन वेई वेई कहना चाहती थी, यह सिर्फ एक चुंबन है। यहाँ तक वह खुद भी, मुख्य पात्र, शांत हैं। पक्ष के लोग अतिरंजित क्यों हो रहे हैं? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, जिस आदमी को उसने धक्का देकर नीचे गिराया था, उसने उसे ऐसे कठोरता से धक्का दिया जैसे वह कोई रोगाणु हो। फिर उसने उस आदमी का रूप स्पष्ट रूप से देखा। उनके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी जिसने पूरी दुनिया की सुंदरता खो दी। उसके जेट काले बाल एक अशुभ एहसास के साथ चमक रहे थे। उसकी पंख जैसी और थोड़ी मुड़ी हुई पलकें आकर्षक और चमक रही थी जब रोशनी उस पर पड़ती थी। उसकी सीधी चीनी मिट्टी की नाक, उसके होंठ मोती की चमक के साथ चमक रहे थे, जो आसानी से उन्हें छूने की इच्छा पैदा कर रहे थे। फटे होठों ने उसे और भी आकर्षक बना दिया। खून की उस एक बूंद ने उसके होठों को लाल कर दिया, जिससे उसका उत्तेजक चेहरा और भी बढ़ गया। यह बस मनमोहक था। बस एक ही खामी थी और वह थी उस आदमी की नजर। ऐसा लग रहा था मानो उसने अपने लिए कोई अत्यंत महत्वपूर्ण चीज खो दी हो। क्या आप गलत नहीं हैं? क्या लड़कियां आमतौर पर प्रतिकूल पक्ष में नहीं होती हैं? इसके अलावा, यह उसका पहला चुंबन था, इसमें असंतुष्ट होने वाली क्या बात थी? हालांकि, अगर उसकी शक्ल उसके जैसी होती, तो वह भी असंतुष्ट होती। आखिरकार, यह उसकी गलती थी। उसे बस बिना देखे दीवार पर छलांग लगानी थी और एक राहगीर पर उतरना था, और खांसते हुए उक्त राहगीर की सहमति के बिना उसे चूमना था। हाँ, उसकी सहमति के बिना उसे चूमा। वह, हेलियन वेई वेई, ने पहले बहुत सारे बुरे पाप किए थे, लेकिन उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया था जिससे उसे इतना दोषी महसूस हो। साथ ही, यह आदमी जो साफ सफाई को लेकर जुनूनी था और एक पूर्णतावादी था, इस समय उसका चेहरा बेहद उदास था क्योंकि उसकी काली अंतहीन आंखें खतरे से भरी हुई थीं, लोगों पर दबाव डाल रही थीं, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। यह उस व्यक्ति की काली आभा है जो बहुत समय पहले ऊपर से राजा था। इस तरह शायद उसे किसी की प्रतिक्रिया से पहले ही चले जाना चाहिए। हेलियन वेई वेई ने दूर जाने की योजना बनाते हुए जमीन पर रखा छोटा बैग उठाया। इससे पहले कि वह अपना पैर ऊपर उठा पाती, उसे एक बच्चे की तरह उठा लिया गया। वह अपने दस्ताने पहने बाएं हाथ से उसका कॉलर पकड़कर उसे ऊपर लाया। उसकी आवाज ठंडी थी, तुम कहाँ जा रही हो? यह महिला वास्तव में ऐसा अभिनय करके भागने की योजना बना रही थी जैसे उसे जबरदस्ती चूमने के बाद कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, बिल्कुल अभिमानपूर्ण। सोचते सोचते बेली जियाजू की आंखें और भी ठंडी हो गईं। हर साल, बहुत सारे नए छात्र आते हैं और नांगोंगली जानता है कि उसे शांति पसंद है। इसलिए उसने गुप्त रूप से उसके लिए इस आंगन की व्यवस्था की। और फिर भी, जब वो अभी अभी आया था, उसने एक बैग को अपनी ओर उड़ते हुए देखा, फिर यह महिला उसके पीछे उड़ती हुई आई।
बेली जियाजू ने देखा और भौहें चढ़ा ली। ऐसा लग रहा था जैसे वह सोच रहा हो कि वो इस छोटी सी चीज को अपने हाथ में लेकर क्या करने जा रहा है। फिर उसने धीरे से अपना मुंह खोला और कहा, तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। क्या? हेलियन वेई वेई को लगा कि उसने गलत सुना है क्योंकि वह सवाल पर लड़खड़ा रही थी। उस आदमी की अंतहीन आंखें उसे घूर रही थीं, पहले जैसी मुद्रा और भावहीन चेहरे के साथ। यह एक सामान्य घूरने के बजाय एक ऐसी चकाचौंध थी जो उसे चीर देना चाहती थी। हेलियन वेई वेई ने अपने दोनों हाथ उठाए, युद्धविराम का संकेत दिया और शैतानी से अपने होठों को मोड़ लिया। ठीक है, आप कैसे चाहते हैं कि मैं जिम्मेदारी लूं? मुझे यह मत बताएं कि आप चाहते हैं कि मैं आपसे शादी करूं। छाया, जो अभी अभी वास्तविकता में वापस आई है, उसने गहरी सांस ली है। यह महिला, उसने अभी क्या कहा? प्रभु से विवाह करो। हे बुद्ध, कृपया शीघ्र कोई चिन्ह दिखाओ। जल्दी से इस महिला को चुप कराओ। वो वास्तव में अकादमी में अपने पहले दिन अपने स्वामी के हाथों को खून से रंगे हुए नहीं देखना चाहता था। शादी। बेली जियाजू ने चिढ़ाते हुए हेलियन वेई वेई की ठुड्डी पकड़ ली। उसका अंगूठा लापरवाही से उसके होठों पर तैरने लगा और उसकी ठंडी सांसें उसके चेहरे पर आ गईं। चूंकि हम शादी कर रहे हैं, क्या हमें पहले लेख की जांच नहीं करनी चाहिए? हम। उस आदमी की गहरी और कर्कश आवाज धीरे से उसके कान में गुदगुदी करने लगी, जिससे उसका शरीर कांपने लगा। जाओ, एक कमरा तैयार करो। वो अब छाया से बात कर रहा था, जो उसके पास खड़ी थी। छाया ने हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। भगवान के साथ बिताए पूरे समय के दौरान उन्होंने कभी भी भगवान को पहल करते हुए नहीं देखा था। आमतौर पर जब महिलाएं उसके करीब आती थीं, तो वह उन पर नजर भी नहीं डालता था। फिर भी आज छाया ने अपना सिर हिलाया और अपने शरीर को मुड़कर चला गया। वह शायद बहुत ज्यादा सोच रहा था। स्वामी को एक कमरा क्यों चाहिए था? इसका कारण सिर्फ लाश को दफनाने के लिए एक साफ जगह ढूंढना था। हाँ, शायद ऐसा ही है। अन्यथा वह यह नहीं समझ पाता कि भगवान को इस महिला का कौन सा अंग पसंद आया। काली त्वचा जो स्याही की तरह दिखती है। हेलियन वेई वेई का चेहरा हतप्रभ था। वह थोड़ी नाराज थी। आखिर इस गार्ड ने ऐसी प्रतिक्रिया क्यों की? क्या उसने सोचा कि वो उसके स्वामी के अनुकूल नहीं थी? भले ही उसने अपना चेहरा साफ नहीं किया था, फिर भी उसका चेहरा बारीक कटा हुआ था। अगर वह दो काले लोगों के बीच खड़ी होती, तो भी उसे बर्फ की तरह गोरा कहा जा सकता था। क्या वह मूलतः धारणाएं नहीं बना रहा था? इसके अलावा, यह वह नहीं है जो प्रभु द्वारा XXO होने वाला है। तो वह ऐसे चेहरे क्यों बना रहा था जैसे उसने अभी अभी कोई भूत देखा हो? हेलियन वेई वेई ने फीके कदमों की आवाज सुनी, अपना चेहरा एक तरफ छिपा लिया। जैसे ही उसकी चतुर आंखें घूमी और एक झिलमिलाहट चमक उठी। क्या? उस आदमी ने उसकी ठुड्डी से अपना सिर उठाया, जिससे वह सीधे उसकी ओर देखने को मजबूर हो गई। उसकी स्याही जैसी भौहें, उसकी सीधी नाक, उसके घुमावदार होंठ, ये सब उसकी काली आंखों को और भी प्रमुख बना रहे थे, जबकि उसके चेहरे की बाकी विशेषताएं छाया के नीचे छिपी हुई थीं। आंखों की उस जोड़ी ने सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया। आप अपने शब्दों से पीछे हटना चाहते हैं। जब वह बात कर रहा था, तो उसकी लंबी उंगलियां धीरे से उसकी गर्दन तक सरक रही थीं। फिर उसने उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, मानो कह रहा हो कि अगर उसने सिर हिलाया, तो वह तुरंत उसे मार डालेगा। हेलियन वेई वेई आकर्षक ढंग से मुस्कुराई, अपने एकमात्र हाथ का उपयोग करके जिसे वह हिला सकती थी, और उस आदमी की पतली कमर की परिक्रमा की। मुझे बस इस बात की चिंता है कि आपको इसके लिए पछताना पड़ेगा। ओह! उस आदमी ने अपनी फीनिक्स जैसी आंखें मूंद ली, अपनी बाहों में लापरवाह छोटी सी चीज को चिढ़ाते हुए देख रहा था। उसकी शैतानी मुस्कान स्माइल विद हॉर्न्स कोल्ड स्वेट स्माइल और भी गहरी हो गई। चैप्टर 18 भूत महल खरीदना। अब जब उसका ध्यान भटका, तो हेलियन वेई ने चतुराई से अपना हाथ घुमाया और मछली की तरह उसके आलिंगन से बाहर निकलने की कोशिश की। वह वेई वेई की हरकतों से भी हैरान नहीं था। इसके अलावा, उसने उसकी हरकतों की नकल की और उसकी नाजुक कमर के चारों ओर अपना हाथ डाल दिया। हेलियन वेई वेई मुस्कुराई, वह बस उसके जवाबी कार्रवाई का इंतजार कर रही थी।
फुर्ती से और अपनी ताकत पर कोई रोक लगाए बिना वह सहजता से उस ओर चली गई जहां सूरज नहीं चमकता। बेली जिया जुए ने अपने महत्वपूर्ण हिस्से की रक्षा के लिए अपने कार्यों को रोक दिया, इसलिए उन्होंने अस्थायी रूप से उस हाथ को छोड़ दिया जो हेलियन वेई को प्रतिबंधित कर रहा था। और फिर भी यह इसका अंत नहीं था। जब बेली जिया जू ने हिलना बंद कर दिया तो उसका आकर्षक चेहरा अचानक उदास हो गया। उसकी फीनिक्स आंखों से ठंडी आभा निकल रही थी। तुम्हारे हाथ में जहर है। मैं ऐसी अश्लील चाल का प्रयोग नहीं करना चाहता था। हेलियन वेई वेई वास्तव में काफी दोषी महसूस कर रही थी। मुख्य बात तो यह है भाई, यह सिर्फ एक दुर्घटना थी और वह उसे एक्सएक्सओ करने जा रहा था। यह बहुत ही अशोभनीय था। खांसी, मुझे इस तरह मत देखो। ऐसा लगा मानो उसने किसी मासूम किशोर लड़के को धमकाया हो। हेलियन वेई वेई ने एक क्षण सोचा और फिर कुछ पैसे निकाले। चुंबन के बारे में, आइए इसकी भरपाई के लिए इसका उपयोग करें। पैसे देखने के बाद बेली जियाजू ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उनमें भावनाएं घूम रही थी मानो कोई राजसी और ठंडे खून वाला जानवर उनमें तैर रहा हो। उसके घूरने से हेलियन वेई वेई को अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई। उसने अजीब तरह से अपने लंबे बालों के साथ खेला और पैसे निकालकर उसके हाथ में थमा दिए। मैं इससे अधिक कुछ नहीं दे सकता। आधुनिक समय में मेजबान भी आपके जितने महंगे नहीं थे। भले ही बेली जियाजू ने मेजबान शब्द के बारे में कभी नहीं सुना था, फिर भी वो कमोबेश अनुमान लगा सकता था कि उनका क्या मतलब है। अच्छा, बहुत अच्छा। अचानक वह आदमी मुस्कुराया। आप बेहतर आशा करें कि मैं आपको इस जीवन काल में दोबारा कभी न पा सकूं, या? हेलियन वेई वेई कांप उठी और उसके निम्नलिखित शब्दों को न सुनते हुए वह एक पेड़ की शाखा पर कूद गई। उसके काले काले बाल हवा में लहरा रहे थे। वह उसकी स्पष्ट आवाज को सूक्ष्मता से सुन सकता था। हम दोबारा नहीं मिलेंगे, आकर्षक आदमी। बेली जियाजू ने उस आकृति को अपने से दूर होते देखा। उसने अपने हाथ अपने लबादे के नीचे डाल दिए और अपना सिर नीचे करके बालों की कुछ लटों से अपनी आंखें ढंक लीं। केवल अपनी शैतानी मुस्कान को प्रदर्शित करते हुए उसके चेहरे से एक आकर्षक आभा निकल रही थी। उसके पूरे शरीर से एक अनियंत्रित भावना निकल रही थी। फिर उसने अपना हाथ पलटा, एक तरफ यिन और दूसरी तरफ यांग। उसके शिरोबिंदु से दो समृद्ध और मधुर क्यूई प्रवाहित हुई और उसके डेंटियन से ठंडक जल्द ही खत्म हो गई। उसने धीरे से सांस छोड़ी और अपनी ठंडी और खतरनाक आंखें खोली। बेली जियाजू आलस्य से मुस्कुराए, क्योंकि उनका बायां हाथ इत्मीनान से आग के पत्थर से खेल रहा था, जबकि उनके दाहिने हाथ में मुआवजा राशि थी। उसकी आंखों से एक ठंडी और घातक गहराई झलक रही थी। आग का पत्थर बहुत सुंदर था। यह शुद्ध जेट काला रंग है और स्पर्श करने पर इसकी ठंडी अनुभूति से हरी लौ का पता चलता है। अगर इसका इस्तेमाल सिगरेट जलाने के लिए किया जाता तो मजा आता, लेकिन उसने इसका इस्तेमाल पैसे जलाने के लिए किया। जैसे ही पैसे जले, बेली जियाजू ने लौ के साथ खेला और वह ठंडे स्वर में हंसा, 20 टेल्स, काफी रकम। उस आदमी की आवाज सर्दियों की तरह ठंडी थी और उसका पूरा अस्तित्व एक सम्राट की आभा से चमक रहा था, क्योंकि पूरे प्रांगण का तापमान अचानक नीचे गिर गया था। हाँ, 20 टेल्स। वह ड्रैगन युद्ध साम्राज्य का दुर्जय तीसरा राजकुमार कब से इतना सस्ता हो गया? बेली जियाजू ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और अपनी उंगलियों पर लगी राख को उड़ा दिया। उस समय वो एक राक्षस राजा की तरह लग रहा था जो वांगचुवान नदी से बाहर आया था, एक ऐसी आभा जो उसके रूप से निकलने वाले सबसे घातक राक्षसों का मुकाबला कर सकती थी। वांगचुवान नदी एक पौराणिक नदी है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह नर्क से होकर बहती है। अचानक दूर से उसने गड़गड़ाहट सुनी। एक लंबा लबादा पहने हुए नांगोंगली मलबे से बाहर निकला और नाखुश होकर बोला, कौन इतना अंधा है कि प्रवेश द्वार के सामने पत्थर रख दिया? मुझे इसे खुद ही हटाना पड़ा। आहे जियू, जल्दी से यहाँ आओ और देखो, क्या मेरा लबादा गंदा हो गया है? बेली जियाजुए ने उसकी ओर देखा। उसकी निगाहें आर्टिक्स की तरह ठंडी थीं। इसके अलावा जिस तरह से उसने राख उड़ाई, उससे यह एहसास हुआ कि लोग कांप उठे। नांगोंग लाई ने जोर से कहा, क्या हुआ? आमतौर पर
इस प्रांगण में चलते समय कोई भी इस राक्षस को उत्तेजित नहीं करेगा। ज्यू की जानलेवा आभा, इसे किसकी ओर निर्देशित किया गया था? क्या यह वह था? उसी समय छाया, जो एक कमरा तैयार करने गई थी, उड़कर उसके ऊपर जा गिरी और अपने घुटनों के बल बैठ गई। महाराज, जाओ और उसे ढूंढो। बेली जिया जुए ने जो लबादा पहना था उसे उतार फेंका। उसके काले बाल लहरा रहे थे, जिससे दिल धड़कने लगे। छाया को लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने बिना कुछ और कहे तुरंत हाँ जवाब दिया। फिर भी कोई मरने से नहीं डरता। उदाहरण के लिए कोई लापरवाह आदमी। नांगोंगली ने लापरवाही से अपना हाथ बेली जियाजू के कंधों पर रख दिया। ठीक है, दुखी होना बंद करो, बड़े भाई तुम्हें एक बड़ी खबर सुनाते हैं। वह छोटा बिल्ली का बच्चा भी नए छात्रों की सूची में है। जब शैडो ने नांगोंगलाई को छोटी बिल्ली का बच्चा शब्द कहते हुए सुना, तो वह कांप गया। महायाजक, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, अब उस महिला का जिक्र न करें। प्रभु सचमुच संयोगवश तुम्हें मार डालेंगे। निश्चित रूप से। नांगोंगजू धीरे धीरे और शांति से अपना सिर उठाने से पहले रुक गया। बिल्ली का बच्चा, हेलियन परिवार की सबसे बड़ी कुमारी। नांगोंगली ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। वह पहले ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन अब पास आकर उसने देखा। जू, तुम्हारे होठों को क्या हुआ? ऐसा लगता है जैसे किसी ने तुम्हें काट लिया है। हा हा हा, हास्यास्पद। तुम, जो किसी महिला को पास भी नहीं आने देते, फिर भी तुम्हारे होंठ घायल हो गए हैं। हा हा हा। नांगोंगलाई इतनी जोर से हंसा कि उसने अपने पेट को तब तक पकड़े रखा जब तक कि वह झुक नहीं गया। हालांकि धीरे धीरे वह अब हंसने में सक्षम नहीं था। इसका कोई और कारण नहीं बल्कि सुनहरा खंजर था जो उसके चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर था। नांगोंगली ने शैडो की ओर देखा जो उसे अपनी आंखों से संकेत दे रही थी। फिर उसने बेली जिया जुए की ओर देखा जिसकी मुस्कुराहट बिल्कुल नहीं थी और उसका जबड़ा तुरंत झुक गया। मुझे मत बताओ, मैं सही था। तुम्हें मिल गया। यदि तुमने यह शब्द कहने का साहस किया, तो यह स्वामी अभी तुम्हारी जान ले लेगा। बेली जिया जुए ने नांगोंगली को खूबसूरती से काट दिया, उसका सिर उठाया, मंत्रमुग्ध कर देने वाला लेकिन गरिमापूर्ण अनुभवी आवाज का इस्तेमाल करते हुए नांगोंगली को 2 बार खांसी हुई। ज्यू, आपको इसे दिल पर लेने की जरूरत नहीं है, नहीं आपको अपना मुंह धोने की जरूरत है। चूंकि एक आदमी होने के लिए कुछ प्रक्रियाएं अपनानी पड़ती हैं। लेकिन मैं उत्सुक हूँ, आपका फायदा उठाने की हिम्मत किसमें है? यदि समय हो तो वह इस व्यक्ति से परिचित होना चाहते थे जिसने इतना महान कार्य किया। आप क्या सोचते हैं? बेली जियाजू ने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया क्योंकि उसकी हरकत के बाद सुनहरा ब्लेड प्रकाश की चमक बन गया। अंततः यह गोधूली की चमक में फीका पड़ गया। नांगोंगली एक त्वरित विचारक थे। उसने एक क्षण सोचा और फिर उत्साहित हो गया। यह फिर से छोटी बिल्ली का बच्चा है। वह कहाँ है? वह अब कहाँ है? आप उनसे पूछ सकते हैं। बेली जियाजू ने ठंडे भाव से लगभग जले हुए नोटों की ओर इशारा किया। पैसा। जब नांगोंगली ने घुटनों के बल बैठकर उससे पूछा तो उसके चेहरे पर अजीब अभिव्यक्ति थी। उन्हें क्या हुआ? चैप्टर 19, अनुमानित पहचान। यह स्पष्ट है। बेली जियाजुए थोड़ी देर के लिए रुके, जानबूझकर और इत्मीनान से अपनी आस्तीनें व्यवस्थित की। उनके खूबसूरत चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उन्होंने कहा, किसी ने मेरा फायदा उठाया। नांगोंग लेई मृतप्राय हो गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हा 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 हा। Cold sweat smile, tears of joy, tears of joy, tears of joy, open mouth smile, open mouth smile, open mouth smile. नांगोंगली तब तक हंसा जब तक उसका पूरा शरीर कांपने नहीं लगा। उसकी उंगली बेली जियाजुए की ओर उठी। जियो, तुम्हें उसे ढूंढना होगा, यह बहुत मनोरंजक है। हा हा हा, तुम्हें वास्तव में इतनी आकर्षक लड़की कहाँ मिली? बेली जियाजुए को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसने दूसरे की हंसी बिल्कुल नहीं सुनी हो और अनुपस्थित मन से अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया। चमक। नांगोंगली का पूरा शरीर अचानक लकवाग्रस्त हो गया था। उसका लगातार हंसता हुआ मुंह रुकने में असमर्थ था। अरे अरे अरे, जुए, तुम मेरे साथ इस तरह से व्यवहार नहीं कर सकते, लानत है।
क्या तुमने पहले से ही अपनी क्यूई नहीं खो दी? तुम अवशोषक शारीरिक तकनीक को कैसे नियोजित कर सकते थे? इसके अलावा, क्या तुमने दूर से मेरे हंसने के बिंदु को दबाया था? तुम कपटी आदमी हो। बेली जिया जुए ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और आलस्य से उसकी ओर देखा। छाया ने एक बैठने की कुर्सी तैयार की और उसे बेली जिया जू के पीछे रख दिया, जिसके हाथ में चाय का ताजा बना हुआ कप था, जो आसपास के शोर से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं था। उनकी मुद्रा पूर्ण आनंद को प्रतिबिंबित कर रही थी। नांगोंगली थक गया था, वह अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। आह यू, क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने अभी क्या कहा? उस छोटी बिल्ली के बच्चे का नाम भी प्रवेशित छात्रों की सूची में था। यदि आप मुझे अभी छोड़ दें, तो शायद मैं उसे ढूंढने में आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं वास्तव में अकादमी का उप प्रिंसिपल हूँ। बेली जियाजू का चाय का कप पकड़े हुए हाथ रुक गया और उसने उस पर एक नजर डाली। आकर्षक पतले होंठ धीरे धीरे ऊपर की ओर मुड़ गए। लड़की, ऐसा लगता है जैसे तुम्हें किसी नाटक में कोई बेजोड़ भूमिका मिल गई है। खुद से दूरी बनाने के बाद युआन मिंग अपना मुंह खोलने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। उनकी आवाज में एक अच्छा शो देखने का माहौल झलक रहा था। हेलियन वेई वेई ने घास पर लेटे हुए अपने शरीर को फैलाते हुए एक लंबी सांस ली। उसके हाथ उसके सिर के नीचे थे, जबकि उसके होंठों पर घास की सूखी पत्ती भी थी। तुम्हारे बताए बिना ही मुझे पता चल जाएगा। युआन मिंग ने तेजी से डूबते सूरज को देखा। वो लड़ाई के लिए उत्सुक था। हालांकि यहाँ का माहौल खराब नहीं है, लेकिन क्या आपको भी मुख्य प्रांगण में इकट्ठा नहीं होना है? अरे, हत्या करने के हमारे पेशे को मत भूलना। हत्या को व्यवसाय में बदलने की बात आपकी तरह कौन सोचेगा? जब वेई वेई ने अपना सिर नीचे किया और ब्रश करके अपने कपड़े साफ किए तो उसके मुंह के सिरे हिल गए। छोटी मिंग युआन, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। मैंने अभी भी चांदी की केप नहीं खरीदी है। बाद में और अधिक अच्छा व्यवहार करो जहां हम केंद्र में खड़े होंगे और अपनी उपस्थिति कम से कम करेंगे। व्हाइट एकेडमी इतनी बड़ी थी कि छात्र आबादी आधुनिक समय में पाए जाने वाले किसी भी प्रतिष्ठित हाई स्कूल के बराबर थी। व्हाइट एकेडमी में भर्ती युवा लॉर्ड्स और मिसेज की भीड़ ने एक हुड़दंग पैदा कर दिया, जहां वे चारों ओर इकट्ठा होने के लिए हाथापाई करने लगे। इतनी बड़ी कि उसे लोगों के समुद्र में निगल लिया जा सके, इसलिए अगर वह आदमी उसे ढूंढना भी चाहे, तो भी यह बेकार होगा। हेलियन वेई वेई का आकलन सटीक था। मुख्य द्वार में प्रवेश करने के लिए प्रांगण से उमड़ी छात्र आबादी वास्तव में बहुत अधिक थी, इस हद तक कि अगर नांगोंगली और बेली जिया जुए खुद को अपने भीतर एकीकृत कर लें, तो भी उन्हें खोजा नहीं जा सकेगा। अरे आह जू, क्या हमें प्रवेश करते समय खुद को इस तरह से बदलने पर जोर देना होगा? नांगोंगली ने 2 बार गंदे तरीके से राष्ट्रीय लंबी टोपी खींची। दरअसल, मुझे आज अकादमी के उप प्रिंसिपल के रूप में उपस्थित होना है। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचूंगा, तो रॉयल दादाजी मुझे परेशानी देंगे। बेली जियाजू ने अपना अंगरखा अपने ऊपर लपेट लिया, दिखने में सुंदर। कितने लोग जानते हैं कि आप इस वर्ष के उप प्रिंसिपल हैं? केवल आप और शाही दादाजी ही जानते हैं। जीवन में व्यक्ति को रहस्य का वातावरण बनाए रखना पड़ता है। नांगोंगली की बाईं आंख बुरी तरह से झपक गई। जिसने कभी भी रीति रिवाजों और परंपराओं की परवाह नहीं की, जिसने पहले कभी इस तरह की आधिकारिक पोशाक नहीं पहनी थी, सच कहूं तो जिसने इसे ठीक से भी नहीं पहना था, उसने कपड़े को अपने कंधों पर लटका लिया, जिससे लंबी टांगें और पतली कमर दिखाई दे रही थी, जो बिल्कुल आकर्षक लग रहा था। बेली जियाजू को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने अपने हाथ बाहर निकाले और उन्हें अपने अंगरखा की जेब में डाला। उसकी आवाज में कोई भाव नहीं था। फिर उस हवा को बनाए रखना जारी रखें। आपका इरादा यह है कि? नांगोंगली ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। हमें आंगन में प्रवेश करने के लिए नए छात्रों की पहचान लेनी चाहिए। बेली जियाजुए ने कुछ नहीं कहा। उसने केवल अपनी आंखें ऊपर उठाईं, अपने होंठ ऊपर की ओर मोड़े और हंसा। नांगोंगली ने अचानक अपने माथे पर थप्पड़ मारा। आह जुए, क्या तुम पागल हो? एक पुजारी, एक राजकुमार और नए छात्र सभी एक साथ मिल गए, वह कैसी स्थिति होगी? तुम्हें सनकी होना होगा। नांगोंगली ने निश्चितता के साथ अपना सिर हिलाया,
जबरदस्ती छूमे जाने के कारण उसका दिमाग खराब हो गया होगा। बेली जिया जुए ने अपनी आस्तीनें साफ की। उनकी आवाज साफ और ठंडी थी। बकवास बंद करो, क्या तुम जा रहे हो या नहीं? मैं। मत जाओ। पुजारी, तुम्हें महामहिम को रोकना होगा। हे स्वर्ग। किनारे पर खड़े होकर शैडो ने नानगोंगली का सामना किया और उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था मानो उसकी जान खतरे में है। उसके चेहरे की सभी विशेषताएं विकृत और कठोर थीं। बेशक मुझे जाना होगा। नानगोंगली ने छाया का सामना किया जो बहुत कोशिश कर रही थी और अंधेरे से मुस्कुरा रही थी। फिर उसने मोर्चा संभाला और बाहर निकल गया। आहजू, मैं तुमसे कह रहा हूँ, एक पल में तुम्हें मेरी ठीक से रक्षा करने के लिए याद रखना होगा। हालांकि कोई भी मुझे नहीं पहचान पाएगा। इस भाई का आकर्षक और सुंदर चेहरा निश्चित रूप से घर पर रहने वाली मध्यम वर्ग की लड़कियों को खुद पर नियंत्रण खो देगा और मुग्ध हो जाएगा। अगर वे मेरे पास आकर मुझसे हाथ मिलाना चाहते हैं, तो तुम्हें दूर चले जाना सुनिश्चित करना होगा, समझे? छाया पसीना छलक आया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। माँ, रास्ता बनाओ। महायाजक, अब आप बस इस बात से डर रहे हैं कि महामहिम आपका क्षण चुरा लेंगे, है ना? अच्छी शक्ल सूरत के मामले में महामहिम और भी खतरनाक हैं। रुको, यह मुख्य बात नहीं है। मामले की जड़ यह है कि महामहिम, क्या आप सचमुच इस तरह प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं? वह क्या करे? क्या उसे जाकर सेवानिवृत्त सम्राट को सूचित करना चाहिए? नहीं, यह काम नहीं करेगा। जिस तरह से सेवानिवृत्त सम्राट महामहिम को पसंद करते थे, उसके आधार पर वह अधिक से अधिक हा हा हंसते थे और जवाब देते थे, पुराना तीन अभी भी बहुत शरारती है। गलत। शरारती। छाया ने आकाश की ओर देखा, उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। स्वर्ग के नीचे के सभी प्राणियों में से केवल सेवानिवृत्त सम्राट ही यह सोचेगा कि मास्टर शरारती था, और ऐसा कोई नहीं जो राक्षसों को मार डाले अगर वे उसके रास्ते में खड़े हों, देवताओं को मार डाले अगर वे उसके रास्ते में खड़े हों। शाम के समय एक लंबे समय तक चलने वाली हवा धीरे धीरे चली। व्हाइट एकेडमी एक पहाड़ की चोटी पर स्थित थी, जो उत्तर की ओर पहाड़ों की ओर झुकी हुई थी, दक्षिण में पानी के करीब थी। पूर्व की ओर बिना एक भी ठूंठ वाला एक हरा भरा बांस का जंगल खड़ा था, जो सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले गर्म झरने से पानी सोखता था। यह लगभग पूरे वर्ष वसंत ऋतु को दर्शाता है, एक धुंधली स्पष्ट धुंध के साथ, जैसे कि स्वर्ग दिखाई दे सकता है। इस समय मध्य प्रांगण में पहले से ही बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो चुके थे। हेलियन वेई शवों के प्रवाह को देखते हुए उसके पीछे पीछे चल रही थी। विदेशी पोशाक पहनने वाले प्रतिष्ठित परिवारों के कई युवा स्वामी अपने क्यूई नियंत्रण को दिखाने की प्रक्रिया में थे। उनकी विनम्र और विनम्र टिप्पणियों ने फिर भी उनकी अपनी क्षमताओं में अहंकार प्रकट किया। विपरीत दिशा में पेड़ों की छाया के नीचे कई शानदार कुर्सियां लगाई गई थीं, जहां नौकर पानी की केतली लटकाते थे, जीवंत आवाज में चिल्लाते थे और अपने परिवार के युवा मालिकों को प्रोत्साहित करते थे। प्रभावशाली परिवारों की महिलाएं पेड़ों की छाया के नीचे बैठकर केक और बढ़िया चाय का स्वाद लेने में अधिक संकोची थीं। बगल में नौकरानियां बाएं और दाएं दौड़ते हुए विभिन्न काम करने में व्यस्त थीं। यहाँ तुम, कोई अचानक चिल्लाया और उन युवा मिसेज और लॉर्ड्स ने अपनी हरकतें बंद कर दी। कई लोगों ने तुरंत पत्थर के दरवाजों की दिशा का सामना किया। चरमराहट। जैसे ही कसकर बंद किए गए पत्थर के दरवाजे धीरे धीरे खुले, एक छोटा सा व्यक्ति अंदर से बाहर निकला। एक 5-6 साल का बच्चा, जिसके 2 छोटे पैर हैं, इधर उधर घूम रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अगर वह कुर्सी पर बैठेगा तो वे जमीन तक नहीं पहुंचेंगे। शरीर के चारों ओर ढीला ढाला लिपटा हुआ उनका सफेद प्रशिक्षण वस्त्र उनकी कमर पर एक काले सैश से कसा हुआ था। इससे वह और भी खूबसूरत लगने लगा। उसका नंगा और चिकना सिर, जिस पर एक भी बाल नहीं उग रहा था, इतना चमकीला लग रहा था कि इसकी तुलना सूरज के नीचे का दर्पण भी नहीं कर सकता था। वह छोटा सा गंजा सिर इस समय अपने ढोल के समान गोल मांसल गालों के साथ किसी पर पागल लग रहा था। उसने एक शब्द भी नहीं कहा क्योंकि उसने कदमों की उड़ान के नीचे नए छात्रों पर अपनी नजरें गड़ा दी, जबकि उसने क्रूरता से अपने हाथ में मीट बन से एक टुकड़ा लिया,
एक लंबी भारी आह छोड़ते हुए एक छोटे वयस्क की तरह व्यवहार किया। यह सब आपकी वजह से है, जिन्होंने मेरे खाना खत्म करने का इंतजार नहीं किया और मास्टर ने मुझे यहाँ से भगा दिया। यह बहुत घृणित है। चैप्टर 20। लगभग मिल गया, सब चुप हो गए। यह कैसी स्थिति थी? किसे पड़ी है? लिटिल बाल्ड हेड ने मीट बन को अपने मुंह में चबाया और अच्छे स्वभाव से कहा, चूंकि आप लोग पहले से ही एक साथ इकट्ठा हो गए हैं, इसलिए मैं वह बाधा हूँ जिसे आपको सबसे पहले दूर करना होगा। यह सुनकर कुलीन परिवारों के वे युवा जोर से हंसे। आप एक बच्चा जिससे दूध की दुर्गंध आती है, हमें कैसे रोकेंगे? हा हा हा। छोटे भाई, तुम्हें जल्दी वापस जाना चाहिए। मुट्ठियों और पैरों की कोई आंखें नहीं होती। प्रभावशाली परिवारों की सभी लड़कियों ने अपने मुंह को ढकने के लिए अपने रुमाल का इस्तेमाल किया। जैसे ही वे एक दूसरे को देखने लगी और अपनी हंसी को रोकने की कोशिश करने लगी, आखिरकार वे सभी जोर से हंसे। लिटिल बाल्ड हेड ने अपनी गंभीरता को अपने तरीके से प्रदर्शित करते हुए एक लंबा डंपलिंग चेहरा खींचा। बाधा डाली जा सकती है या बाधा नहीं डाली जा सकती, हम लड़ने के बाद पता लगाएंगे। तो फिर मुझे छोटे भाई के साथ थोड़ा खेलने दो। प्रभावशाली परिवारों के लड़कों में से एक ने आगे बढ़कर लिटिल बाल्ड हेड को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। केवल एक धमाका सुना गया। लिटिल बाल्ड हेड ने अपना पैर ऊपर उठाया था और एक शानदार घूमने वाली किक मारी थी, जिससे प्रभावशाली परिवार का युवा स्वामी काफी दूर तक उड़ गया था। सभी ने तुरंत एक लंबी सांस ली, जिसके बाद 3 और लोग दौड़े और लिटिल बाल्ड हेड पर कूद पड़े। परिणाम यह हुआ कि वे सभी वापस बाहर हो गए। हेलियन वेई वेई ने लिटिल बाल्ड हेड के उठे हुए हाथों को देखा। उसकी आंखों के कोने थोड़ा कांप रहे थे। कद्दू की तरह मोटी कलाइयों ने एक सुनहरा फेरूल पहना हुआ था। एक विशेषज्ञ यह बताने में सक्षम होगा कि इस फेरूल का सुंदर नाम था वेट्स क्लेस्प। लिटिल बाल्ड हेड की कलाइयों पर वेट क्लेस्प हल्के नहीं थे, फिर भी उन्हें पहनने के दौरान इतने सारे लोगों को फ्लैट करने में सक्षम थे। ऐसा लगता है कि प्रसिद्ध व्हाइट अकेडमी के पास वास्तव में कई प्रतिभाएं हैं और उन्हें नीची नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए। केवल कोई नहीं जानता था कि लिटिल बाल्ड हेड ने अचानक वह गतिविधि क्यों बंद कर दी जो उसने मूल रूप से शुरू की थी। उसकी बड़ी और गोल आंखें अविश्वसनीय रूप से एक निश्चित स्थान पर घूर रही थीं, जो कि सूनी हो गई थीं। हेलियन वेई वेई ने उत्सुकता से उस ओर पता लगाया, जहां आश्चर्यचकित निगाहें देख रही थीं, लेकिन बेहतर होता कि वह न देखती। एक नज़र में उसका दिल लगभग टूट गया। लानत है, यह वह आदमी कैसे हो सकता है? भीड़ धीरे धीरे एक ओर खड़ी हो गई। सबसे पहले जो दिखाई दिया वह उस आदमी की दृढ़, बिल्कुल सीधी लंबी टांगें थीं, जिसके बाद वह लापरवाही से भीड़ के बीच से बाहर आया। बर्फ के सफेद कपड़े और काले बाल हवा में हल्के से तैर रहे थे। संकीर्ण और लंबी फीनिक्स आंखें चुभती हुई चमकती थीं, किसी को चोट नहीं पहुंचाती थीं, फिर भी एक ऐसी शक्ति का प्रतीक थी जो समग्र वातावरण को नियंत्रित करती थी। एक भी शब्द बोले बिना आंखों के कोने ने पूरी तरह से राक्षसी ठंडक को छिपा दिया, जिससे एक अकर्मण्य और महान हवा का पता चला। जिस कोण से हेलियन वेई वेई देख रही थी, केवल पतले और मजबूत लंबे पैरों की एक जोड़ी को एक काले गाउन के ऊपर एक सफेद वस्त्र से ढका हुआ देखा जा सकता था, जो उसकी संपूर्ण कमर को रेखांकित कर रहा था। एक अवास्तविक और इस दुनिया से अलग, प्राचीन चेहरा जिसमें शैतानी आकर्षण का पुट है। उसके बगल में एक ऐसा व्यक्ति चल रहा था जिसकी आभा बिल्कुल अलग थी। उस व्यक्ति का कॉलर 2 तरफ से विभाजित था और नीचे की ओर था। बेलगाम तरीके से चलते समय एक हाथ ने अंगरखा को उसके कंधे पर टिका दिया था, जिससे पता चलता था कि उसे विश्वास था कि यह अकादमी उसके साथ कुछ नहीं करेगी। वह व्यक्ति उस व्यक्ति से कुछ कहना चाह रहा था। उस व्यक्ति ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और अपना सिर उठा लिया। उनकी संकीर्ण और लंबी आंखों की जोड़ी, हालांकि सुंदर थी, उनके कोने असामान्य रूप से तेज थे, जो एक प्राचीन तालाब के बराबर थे, लेकिन अथाह रहस्यमय थे। हेलियन वेई वेई अवाक रह गईं। उसने झट से अपना शरीर झुकाया, अपना चेहरा छुपाने के लिए हाथ बढ़ाया, बाईं ओर मुड़ी और बिना कोई निशान छोड़े फिसल गई। लड़की, तुम किससे छुप रही हो? युआन मिंग की उबी हुई आवाज प्रसारित हुई। वेई वेई ने प्राचीन पुस्तक को दबाया,
फुफकारने की हरकत की और उसकी चमकदार आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। करीबी भुलावा, लगभग पता चल गया। वे इतनी लंबी दूरी से अलग हो गए थे, फिर भी वह आदमी अभी भी उसे समझ सकता था। यह सचमुच असामान्य था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पहले से ही वह महसूस कर सकती थी कि उसके आसपास का माहौल खराब था, खासकर उसके दाहिनी ओर, जहां यह आश्चर्यजनक रूप से लोगों से खाली था। प्रभावशाली परिवारों की उन युवतियों ने एक साथ भीड़ लगाने का ऐसा प्रयास किया था। वे इस तरह अपना संयम कैसे खो बैठी, यहाँ तक कि शर्मीले चेहरे के साथ एक तरफ खड़ी हो गईं। उनके शर्मीले व्यवहार ने वास्तव में वेई के लिए यह समझना मुश्किल बना दिया था, लेकिन अब वह सब कुछ समझ गई थी। यह सब उन दो पुरुषों की उपस्थिति के कारण था और इसने एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू कर दी थी क्योंकि वे वास्तव में लेडी किला थे। आह! वेई ने अपने दिल में जोर से आह भरी, छिपने की जगह चुनी और शो देखना जारी रखा। सभी युवा मिसेज की आंखें अपने सामने दो सुंदर पुरुषों को देखकर चमक उठी। उनके दिल अनिश्चित थे कि ये पुरुष कौन थे। ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने पिछले परीक्षण आयोजनों के दौरान उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। वे कैसे चाहते थे कि वे अपनी नौकरानियों को भेजकर पूछताछ करें और पता लगाएं कि वे किसके परिवार के युवा स्वामी थे। आह जू, तुम क्या देख रही हो? नांगोंग लाई ने आकर उत्साह से कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि आपको वह छोटी बिल्ली का बच्चा मिल गया हो? नहीं, बेली जिया जुए ने अपनी आंखें हटा ली, जिसने सब कुछ खंगाल डाला था। उसके मुंह के सिरे धीरे से मुड़े, शैतानी इरादे से, हालांकि बहुत जल्द। लिटिल बाल्ड हेड ने दो व्यक्तियों के बीच की बातचीत को पूरी तरह से ध्यान से सुना था। वह नहीं जानता था कि उसे कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं। वह केवल मांस के पकौड़े को अपने मुंह में मजबूती से पकड़े हुए था क्योंकि उसकी काली और मोटी छोटी भौहें एक कैटरपिलर की तरह झुर्रियों वाली दिख रही थीं। अंत में वो बहादुरी और वीरतापूर्वक चिल्लाया, मास्टर, मैं अब और नहीं लड़ रहा हूँ। आपको जल्दी से मेरा दोपहर का भोजन मुझे लौटा देना चाहिए। जबकि लिटिल बाल्ड हेड चिल्ला रहा था, उसने अपना सिर घुमाया, अंदर की ओर मुंह किया और एक छोटे चूहे की तरह अंदर भाग गया। हर कोई हैरान था, अब क्या हो रहा है? क्या पहली बाधा इस चौंकाने वाले तरीके से पार कर ली गई थी? पत्थर के दरवाजे पूरी तरह से खुलने के बाद सीढ़ियों के शीर्ष पर एक छात्र की टोपी पहने हुए एक व्यक्ति दिखाई दिया, जो लिटिल बाल्ड हेड को निराशाजनक रूप से देख रहा था। वह 30 साल से अधिक उम्र का लग रहा था, फिर भी उसकी उम्र का कोई निशान नहीं दिख रहा था। इसके विपरीत, वह पूरी तरह से दोष से मुक्त था और परिष्कृत और सुसंस्कृत लग रहा था। जब से हर कोई अंदर आया और खुद को इस नाटक का गवाह पाया, कोई भी इस आदमी की पहचान नहीं समझ सका और उन्होंने यह भी सोचा कि वह दूसरी बाधा थी जिस पर उनका परीक्षण किया जाएगा, इसलिए सभी ने युद्ध के लिए तैयार मुद्रा प्रदर्शित की। वह आदमी ठिठुरते हुए मुस्कुराया क्योंकि उसकी नजर दरवाजे से दूर शोर के बीच घूम रही थी। उसकी नजर हड्डी तक ठंडी थी। आज से आधे साल के सेमेस्टर के दौरान आप सभी व्हाइट एकेडमी के छात्र हैं। इन 6 महीनों के दौरान, देवियों और सज्जनों, बेहतर होगा कि आप अच्छा व्यवहार करें। आप बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप मुझे इसके बारे में न बताएं। भगवान, आप क्या सोचते हैं कि आप कौन हैं? भीड़ के बीच से एक प्रतिष्ठित परिवार का एक युवा इसे सहन नहीं कर सका और जोर से फुसफुसाया। उस आदमी ने अपनी आंखें घुमाकर लड़के की ओर देखा और पहले की तरह हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि यह युवा स्वामी मुझसे काफी असंतुष्ट है। उस स्थिति में आप जा सकते हैं। क्या कहा आपने? वो युवा स्वामी उछल पड़ा, उसका चेहरा लाल हो गया। क्या तुम नहीं जानते थे कि मेरे पिता कौन हैं? अभिमानी। उसके खत्म होने का इंतजार किए बिना उस आदमी की उंगलियां चटक गईं। अचानक युवा स्वामी के किनारों पर दो काली छायाएं दिखाई दी। उस आदमी ने उसके चौंके हुए चेहरे को देखा और भावहीन होकर कहा, उसे कार्यालय भेजो। जनरल झांग को सूचित करो कि युवा सर झांग जन्म से ही विशेषाधिकार प्राप्त है, इसलिए मैं तुसु फैंग उसे निर्देश देने में असमर्थ हूँ। यह प्रिंसिपल है। पलक झपकते ही ऐसा हो गया और एक प्रतिष्ठित परिवार का वह बेटा आंगन से बाहर आ गया। लिटिल बाल्ड हेड ने तुसु फैंग की आस्तीन खींची और उसके जाते ही अपना चेहरा थपथपाया।
जैसे ही उसकी लंबी आंखें सिकुड़ी, तुसु फैंग की निगाहें दूसरी ओर चली गईं। अचानक वह जोर से हंसा और बिल्कुल खुश नजर आया। ठीक है, अब खेलना बंद करने का समय आ गया है। मुझे इस साल के नए नामांकित छात्रों से सुखद आश्चर्य हुआ है। इसके बाद मैं व्हाइट अकादमी में आपका स्वागत करता हूँ। इतना कहकर उसने धीरे से अपनी बाहें खोल दी। चारों ओर पेड़ों को किसी तरह की प्रतिक्रिया महसूस हुई क्योंकि वे धीरे धीरे एक के बाद एक झूलने लगे। फूलों की बड़ी बड़ी पंखुड़ियां उनके सिर के ऊपर से नीचे तैरने लगी और घर के भीतर से लगभग 10 परछाइयां बाहर निकली, पेड़ की शाखाओं के ऊपर उतरी। उनका असर करिश्माई था और उनकी क्यूई ऊर्जा प्रचुर थी। इसके अलावा जमीन से साफ पानी की धाराएं फूटी, मानो उन्हें निर्देशित किया जा रहा हो, और आसमान की ओर प्रवाहित हो रही थी, जिससे फूलों की असंख्य आकृतियां बन गईं। ये हैं व्हाइट अकेडमी के रहस्यमय पहलू। आखिरकार उसे एक ऐसी जगह मिल गई जो सत्ता के लोगों के बराबर थी। उसका मानना कि जब तक वह यहाँ रहेगी, वह और अधिक मजबूत हो सकेगी। बेहोश होकर हेलियन वेई वेई को अपनी रगों की गहराई में कुछ महसूस हो रहा था। आग जल रही थी, उबल रही थी और उत्तेजना से उबल रही थी।